तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द गेट स्कूल। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज लीनियर अलजेब्रा की आखिरी क्लास है। फर्स्ट क्लास हम लोगों ने स्टार्ट की थी इस उम्मीद के साथ कि पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग खत्म करेंगे, और इसी कड़ी में सबसे पहला जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट फिनिश होने की कगार पे खड़ा हुआ है। ठीक है, सबको वॉइस वीडियो क्लियर है यार? फटाफट जल्दी से सभी लोग आ जाओ, शुरू किया जाए आज का बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन। क्योंकि आज कुछ ऐसे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, जनरली उनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन होता नहीं है, और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, दोनों चीज़ें हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बताओ जल्दी से, क्या हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई कर रहे हो या सिर्फ और सिर्फ अगले सब्जेक्ट की फिराक में बैठे हुए हो? चल रही पढ़ाई लिखाई? परफेक्ट। तो बड़ा मुश्किल है अगले 1-2 महीने तक पढ़ाई लिखाई करना, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो 7 बजते ही 5 दिन अपने चले जाते हैं, वीकेंड में तो 4 ही बजे से मस्त हो जाते हैं हम लोग। और अगर ये 1-2 महीने आपके निकल गए, फिर अचानक से आपके ऊपर प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बनाते हैं वीडियो ईएससी स्ट्रैटेजी के लिए, पूरे के पूरे स्ट्रैटेजी सेशंस के वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है, कोई चिंता वाली बात मत करो। परफेक्ट, चलो शुरू कर देते हैं फिर आज का डिस्कशन। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। लीनियर अलजेब्रा का आज हम कर देंगे उद्धार पूरी तरीके से। मिसलीनियस टॉपिक्स कुछ हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। कुछ मिसलीनियस टॉपिक्स के मैंने आपको नाम भी बताए थे, वो सारी चीज़ें देखेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको भी हम लोग आज कवर अप करने की कोशिश करते हैं। लेक्चर नंबर 19 में खत्म हो जाएगा। कल हम लोग लीनियर अलजेब्रा में गेट 2023 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, सारे के सारे क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। मगर वो कब करेंगे हम लोग? कल की क्लास में। तो टोटल 20 लेक्चर्स अपने पास हो जाएंगे लीनियर अलजेब्रा के। मुझे लगता है कि अगर आप ये 20 लेक्चर्स ईमानदारी से अटेंड करते हो, पीवाईक्यूज वगैरह लगाते हो, थोड़ा खुद की प्रैक्टिस डालते हो, तो मोर और लेस आपको कंफर्टेबल होना चाहिए काफ़ी हद तक। ठीक है भाई, अटेंडेंस देख के पता लग रहा है कि अगला चैप्टर होगा कि नहीं होगा, है ना। अब मैंने पहली क्लास में डिस्क्लेमर दे रखा है, तो अब मैंने पहले ही बता दिया कि वो आपके अटेंडेंस पे डिपेंड करता है। तो क्यों पूछ रहे हो अगला चैप्टर होगा कि नहीं होगा? चलो देखो, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज विशाल सोनी। आई हैव गॉट ऑल इंडिया रैंक 98 इन 2014 और 25 इन 2015। बहुत सारे PSUs क्वालिफाई किए, 9+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। 1 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ चुके हैं, अंडर 100 तो पता नहीं कितने बच्चे ला चुके हैं। अन अकेडमी पे वन ऑफ द हाईएस्ट वॉस्ट एजुकेटर कल से आप सभी लोगों का। चलिए शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने कल कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे बेसिस डायमेंशन वाले। आइए जरा आज इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बार जरा सभी लोग क्वेश्चन पढ़ लो, और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को हम लोग साथ में अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें। पढ़िए जरा एक बार सभी लोग क्वेश्चन। बोल रहा है, कंसिडर द सेट ऑफ वेक्टर्स डिफाइंड बाई एक्स। एक्स आपको देखो ऐसा डिफाइन कर रखा है, इधर एक्स को मैं इधर ही लिख देता हूँ। ठीक है, एक्स को मैं इधर ही लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं एक्स को लिख देता हूँ। ठीक है, ये देखिए एक्स इक्वल टू कुछ ऐसा, है ना। तो यहाँ पर ना आपको एक x का वेक्टर दे रखा है। ये नोटेशन मेरे ख्याल से सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है। x बिलोंग्स टू आर क्यूब, मतलब कि 3 डायमेंशन के सारे वेक्टर्स होंगे, बट वो सारे वेक्टर्स जहां पर x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई साहब? 0 होनी चाहिए, है ना। ठीक है, x1 x ट्रांसपोज का मतलब भी बोल रहा है कि x1 x2 x3 को रखिए, इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। एक बार आप लोग इसके बारे में सोचिए जरा, सोचिए जरा एक बार इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, अब मैं देखो आपको सारा प्रोसेस बता चुका हूँ। सबसे पहले ऑप्शन ए को एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो और बताओ कि क्या ये सच है या नहीं। ये बोल रहा है 1-1 0 ट्रांसपोज 1-0-1 ट्रांसपोज इज अ बेसिस फॉर द सब स्पेस एक्स, है ना। ये देखिए, इसको ये सब स्पेस क्यों बोल रहा है? क्योंकि जो आपका ओरिजिनल वाला एक्स होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर क्यूब, उसमें तो दुनिया भर के वेक्टर्स आ जाएंगे। ये अगर आप देखें तो एक्स बिलोंग्स टू आर क्यूब का सब स्पेस है, क्योंकि इसमें कंडीशन भी दे रखी है x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, है ना। तो ट्राई करिए पहला क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप सभी लोगों को बता दिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब इसमें अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, जो कि मैंने कल आई होप क्लियर कर दिए थे आप सभी लोगों के। ओके, कल गेट 2023 के जितने भी लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद 30th को जो संडे होगा, संडे वाले दिन फिर बैठ के हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आगे के मॉड्यूल के बारे में क्या किया जाए। तो वो दोनों सेशंस ऑलरेडी प्लान्ड हो चुके हैं, आप दोनों सेशंस को जाके देखिए। ठीक है, ठीक है। तो गौरव कुमार यादव जी का बोलना है कि सर पहला स्टेटमेंट उनके हिसाब से ट्रू है। बाकी लोग भाई साहब बताओ क्या कर रहे हैं? मैंने बोला ना BCD ऑप्शन छोड़ो, जाने दो। फर्स्ट वाले ऑप्शन को एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो कि क्या ये मिलके
इसका सब बेसिस बना सकते हैं या नहीं बना सकते। बेसिस बनाने के लिए मैंने आपको 2 स्टेप का प्रोसेस बता रखा है। स्टेप 1 में ये आइडेंटिफाई करिए कि क्या ये और ये इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है या नहीं। स्टेप 2 में आइडेंटिफाई करिए कि क्या ये दोनों मिलके इसको स्पैन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, है ना। ये 2 चीजें आप सभी को चेक करनी चाहिए, ठीक है। सभी लोग चेक करिए और बताइए। तो आप लोग ऐसा बोल रहे हो ए ऑप्शन ट्रू है, पक्का? चलिए, पक्का आपने बोल दिया, तो आइए अब ट्राई भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं, ए ऑप्शन के का वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। देखिए, ए ऑप्शन का अगर हम वेरिफिकेशन करने जाएं तो 2 स्टेप का प्रोसेस हमारे पास होना चाहिए। स्टेप वन में हम लीनियर इंडिपेंडेंसी को चेक करना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर जो वेक्टर मेंशन किया गया वो कौन सा वेक्टर है, x इज इक्वल टू 1। वैसे तो देख के ही पता चल रहा है लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, बट फिर भी चलो सपोज अगर हम प्रोसेस फॉलो कर लेते 1 0 -1, ऐसा एक प्रोसेस फॉलो कर लेते, ठीक है। और मैं यहाँ से एक मैट्रिक्स बना देता हूँ, मैट्रिक्स x, ठीक है। इसकी रैंक बता दो कितनी आ गई है, सभी लोगों ने अगर कैलकुलेट करा हो तो ये आ गया होगा 1 1 -1 0 0 -1, ठीक है। निकालना पड़ेगा रैंक इसका, चलो निकाल देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस में लगा देता हूँ। आफ्टर यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस ये आपका बचेगा 1 1, इन दोनों को आप आपस में जोड़ दीजिए, ये 0, ये आपका 1 हो जाएगा, 0 -1, ठीक है। एक स्टेप आपको और करने की ज़रूरत है, आपको इसकी रैंक बिल्कुल क्लियर कट दिख जाएगी, ठीक है। कितनी रैंक आ गई इसकी, तो अगर इसकी रैंक की आप कैलकुलेशन करोगे ना तो 1 1 0 1 0 0, रैंक यहाँ से मिल गई 2। अगर रैंक यहाँ से 2 मिल गई, इसका मतलब ये बताना चाहता है कि हमारे इस वाले गिवन मैट्रिक्स में 2 रोज लीनियरली इंडिपेंडेंट है और 2 कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बट हमारा फोकस तो हमेशा कहाँ पे रहने वाला है, हमारा फोकस तो हमेशा कॉलम्स पर ही रहने वाला है। तो हमने कॉलम्स पे पूरी तरीके से फोकस करा और हमने पाया कि भाई ये और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, सही बात है। तो दे आर फॉर्मिंग द सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। आई बात सबको समझ में, है ना? परफेक्ट। तो चलो अपना जो स्टेप 1 था आई थिंक इट इज सॉर्टेड। स्टेप 1 में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब स्टेप 2 की तरफ हमको बढ़ना चाहिए। आइए स्टेप 2 की बात कर लेते हैं। स्टेप 2 में हमारे पास 2 वेक्टर्स यहाँ पर मेंशन थे, ठीक है। कौन कौन से 2 वेक्टर्स यहाँ पर मेंशन थे, एक तो आपका मेंशन था ये x, इसने यूज़ किया है क्या ना, इसने x नाम यूज़ कर लिया, तो यार हम कुछ और यूज़ कर लेते हैं। x इसी के लिए यूज़ किया, नहीं किसी और के लिए किया, ठीक है। तो इसको यार नाम कुछ और दे दो, इसको ना कुछ y नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको y नाम दे देते हैं और इसको y1 y2 कर देते हैं, क्योंकि x वो यूज़ कर रहा है किसी और के लिए, ठीक है। फिर उसने क्वेश्चन में दे रखा था x बिलोंग्स टू r³ x1 + x2 + x3 = 0, और एक हमारा y था जिसमें कि ये y1 y2 प्रेजेंट थे, है ना, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या करा होगा, एक वेक्टर a बना दिया होगा, क्योंकि सेकंड स्टेप में आपको स्पैनिंग चेक करनी होती है। स्पैनिंग चेक करने के लिए आपने ये वेक्टर बना दिया। इस वेक्टर में आप y1 को सबसे पहले प्लेस करिए। y1 आपका यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 1 -1 0, ये 1 -1 0। y2 आपको मिल जाएगा 1 0 -1, ये मिल जाएगा x1 x2 x3, ठीक है। आइए इसको भी रो एचलॉन में कन्वर्ट करते हैं। रो एचलॉन में इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 1 -1 सॉरी 1 0 1 1 x1 x1 + x2, ठीक है। x1 + x2, दिस इज -1, दिस इज 0 -1 x3, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ शॉर्ट में कि मैंने क्या यूज़ करा। मैंने बोला r2 शुड बी रिप्लेस्ड बाई r2 + r1। चलो कोई बात नहीं, एक काम और करते हैं, एक बार हम लोग R3 के बारे में ये लिख देते हैं, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 + R2, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप क्या पा रहे होंगे या फिर क्या देख रहे होंगे यहाँ से, ये आपको मिल जाएगा 1 1 x1, ठीक है, 0 1 x1 + x2। इन दोनों को ऐड करेंगे आप तो 0 0 x1 + x2 + x3, है ना। क्या आप x1 + x2 + x3 को 0 लिखना पसंद करोगे, बताना। इसको 0 लिख दें ये x1 + x2 + x3 को, तो आप बोलोगे हाँ सर x1 + x2 + x3 को आप 0 लिख दीजिए। तो यहाँ से जो आपको मैट्रिक्स मिल रही है यार वो आपको मिल जाएगी 1 1 x1, ठीक है, ये हो जाएगा 0 1 x1 + x2, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 0 0 0, ठीक है।
ये आपको मैट्रिक्स ए मिल गई। चलो बताओ इस मैट्रिक्स ए की रैंक कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे इसकी रैंक आ जाएगी। यार आप लोग 2 बता रहे हो ना, इससे मुझे बड़ी आपत्ति है। आपको पूरा बोलना चाहिए कि चाहे मैं x1 x2 x3 की कोई भी रियल वैल्यू ले लूँ, मुझे इसकी रैंक 2 मिलेगी। बार बार मैंने आपको समझाया सिर्फ रैंक 2 बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। तो रैंक अगर इसकी 2 आ गई तो आप बोलोगे कि हाँ सही बात है कि जो आपका वेक्टर y है दिस स्पैन्स x। तो आप यहाँ से बोल सकते थे फाइनली कि जो आपका y है इज बेसिस ऑफ x। समझ गए? ठीक है, तो ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट यहाँ से हो गया, जो हमने सारे के सारे पॉइंट्स सिस्टमैटिकली चेकआउट कर लिए। करेक्ट? ओके एवरीवन, क्लियर है सभी को? तो अगर देखो सिस्टमैटिक अप्रोच आपको पता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, अगर आपका स्पैन वगैरह हिला हुआ है या बेसिस वगैरह के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को तो टच भी नहीं कर पाओगे एग्जाम में। तो एग्जाम में ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो फ्री के नंबर होते हैं, वो आपको एग्जामिनर बोलता है कि बस बेसिक पढ़ के चले आओ, क्वेश्चन आपसे ऑटोमेटिकली लग जाएगा। ए ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। जरा बी वाला ऑप्शन बताइए। बी वाले ऑप्शन में देखो क्या बोल रहा है, दिस इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बट इट डज नॉट स्पैन x एंड देयरफॉर इज नॉट अ बेसिस ऑफ x। आपको क्या लगता है जो बी वाला स्टेटमेंट है ये ट्रू है, फॉल्स है या पार्शियली ट्रू है? बताना, बी वाले स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा हूँ। एब्सोल्युटली ना, जब भी आप रैंक बताओ ना स्पैन के तो उसमें आपको सारे वेरिएबल्स बिलोंगिंग टू आर को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। चलिए बताइए, तो अगर देखिए इस स्टेटमेंट बी वाले स्टेटमेंट में सिर्फ उसने इतना लिखा होता कि ये फॉर्मिंग द सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, तो इतना तो ठीक है ना, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, ये हमने अभी अभी जस्ट ऊपर प्रूफ करा कि दिस एंड दिस इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, करेक्ट है। बट सेकेंड वाली लाइन में इसने गड़बड़ कर दी, इसने बोला कि इट डज नॉट स्पैन एक्स, ये गड़बड़ हो गई इससे, है ना, ये एक्स को प्रॉपरली स्पैन कर रहा है, अभी अभी हमने सीखा, है ना। तो देखो ये क्वेश्चन भी असल में आपको इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप बेसिस को जस्टिफाई करना चाहते हो या बेसिस को डिफाइन करना चाहते हो तो 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहला, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है कि नहीं है, दूसरा कि क्या ये एक्स के स्पैन से बिलोंग करता है कि नहीं करता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये गड़बड़ इसने कर दी, ये स्पैन एक्स कर रहा है और आगे तो फिर खैर गलत इसने बोल ही दिया, देयरफॉर इट इज नॉट फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ एक्स, एब्सोल्युटली दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सी वाले स्टेटमेंट पे जरा बताइए, एक्स इज नॉट अ सब स्पेस ऑफ आर क्यूब, बताना क्या एक्स जो है वो आर क्यूब का सब स्पेस नहीं है? भाई आर क्यूब का तो होगा ही होगा ना। अरे यार आर क्यूब का तो हो ही जाएगा ना, ये आर क्यूब में कंडीशन लगा रहा है तो ये तो छोटा सेट हो गया ना, बहुत सारे इसमें से नंबर्स निकल जाएंगे जहां पर x1 प्लस x2 प्लस x3 जीरो नहीं हो रहा होगा, तो ये नॉट इसने लगा दिया ना, इस वजह से ये गलत हो गया, बाकी डी तो आपका गलत था ही। ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज देख के ही छोड़ दोगे सब क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा स्पैन बेसिस, ये वो छोड़ दोगे आप क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, आ जाओ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछ रहा है। चलो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, अब आप इसको समझो, सोचो, जो आपको समझ में आता है लगाओ अपना दिमाग। मैं आपको यहाँ पर टाइमर दे देता हूँ भाई साहब, टाइमर के हिसाब से आंसर बताओ क्या आना चाहिए। पूछ रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, ये एक सेट दे रखा है K11 011 K0 के फॉर्म्स, ठीक है, इसने फ्रॉम लिख दिया तो ये होना चाहिए फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ आर क्यूब। चलो भाई साहब आंसर निकालो और बताओ अब बेसिस के लिए क्या होना चाहिए, अब आप समझिए, आप सोचिए क्या करना चाहिए इसमें, आपको क्या लॉजिक लगाना चाहिए। बता सकते हो इनडायरेक्टली इसमें क्या करने के लिए बोला जा रहा है आप लोगों को? बोलिए। इनडायरेक्टली ये करने के लिए बोला जा रहा है कि भाई ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है, ये तीनों सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स बनाने चाहिए। पहला स्टेप यही है अगर आप बेसिस फॉर्म करना चाह रहे हो, है ना, पहला स्टेप तो यही है ना कि आप बेसिस फॉर्म करना चाह रहे हो, तो आपसे बोल रहा है कि भाई ये तीनों जो वेक्टर्स है ना दे मस्ट फॉर्म द सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। सही बात है,
तो अगर ये तीनों सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो आप इनको अगर मैट्रिक्स में डालते हो तो मतलब ये बोल रहा है कि स्ट्रिक्टली रैंक 3 आनी चाहिए। रैंक 3 आने का मतलब क्या, ये यही तो बोलना चाह रहा है कि जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। 3 × 3 का जो डिटर्मिनेंट है इट शुड नॉट बी जीरो। यस और नो? परफेक्ट। चलो, तो सबसे पहले स्टेप 1 की यहाँ पर बात करते हैं कि स्टेप 1 में ये क्या बोल रहा है। स्टेप 1 में ये बोल रहा है बेसिस बनाना है, तो जो आपका ये वेक्टर है, सपोज x मैं नाम दे देता हूँ उसको, x1, x2, x3 should be, this should be set of linearly independent vectors। ठीक है, मतलब कि अगर आप इसको x में डालते हो, अगर आप इसको x में डालते हो तो ये मिलेगा आपको k1 1 0 1 1 k0 k, है ना। इसकी रैंक आपसे कितनी एक्सपेक्ट करी जा रही है, कि रैंक आपसे एक्सपेक्ट करी जा रही है कि रैंक इसकी आनी चाहिए थी 3। अगर इसकी रैंक 3 आ रही है विच मीन्स इसका डिटर्मिनेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता था एट एनी पॉसिबल कॉस्ट। फटाफट डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके बताओ, डिटर्मिनेंट यहाँ से आपको कितना मिल रहा है। मैं इस वाली रो के लॉन्ग इसको एक्सपैंड कर देता हूँ, ये मिलेगा k इंटू k प्लस k इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपको मिल रहा है k स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। मतलब आप बोल सकते थे यहाँ से कि भाई k शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ से k की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती थी। तो ये बोल रहा है k की आप कोई भी रियल वैल्यू ले सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस जीरो आप नहीं ले सकते, तो जीरो इसमें से सबट्रैक्ट कर देना। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, चेक करो, है ना। प्लस माइनस जीरो आ रहा है यार, डिटर्मिनेंट तो सही से कैलकुलेट कर लो। के 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 जीरो जीरो ही तो आ रहा है। के स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, के स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, के शुड नॉट बी। अगर के को आपने जीरो लिया तो ये डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। के जब तक जीरो नहीं है तब तक ये डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो सकता, यही तो क्वेश्चन में बोलने की कोशिश कर रहा है। तो अगर के जीरो नहीं है मतलब के की मैं कोई भी रियल वैल्यू ले सकता हूँ नो मैटर वॉट, बस वो जीरो नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि कौन सी वैल्यू ऑफ के लिए ये बेसिस बना सकता है। तो ये बेसिस तभी बना पाएगा ना जब आपने ये स्टेप 1 को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आई बात सबको समझ में। रो एचलॉन से भी जीरो आएगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। चलो स्टेप 2 की तरफ आओ, बेसिस की बात कर रहा है ना, स्टेप 2 पे आ जाओ। स्टेप 2 में आपने बोला कि बेसिस में यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ, तो ये बचेगा आपका k1 1, यहाँ से आपको मिल जाएगा 0 1 1, उसके बाद आपको मिल जाएगा k0 k, ये आपको मिल जाएगा x y z। ठीक है, मुझे बताना, आप खुद यहाँ से सोच के बताइए, ये जो बीच में आपको दिख रहा है दिस इज, आप ये बोल रहे हैं कि इसकी जो रैंक है, हमने इसको कुछ नाम दिया था, x का नाम दे दिया था, चलो इसकी जो रैंक है वो 3 है। तो जो ए मैट्रिक्स यहाँ से बन रहा है क्या उसकी भी रैंक 3 ही आने वाली, बोलिए, है ना। अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि भाई इसको मैं अगर कन्वर्ट करूंगा तो इसकी रैंक 3 आने वाली है, कब, व्हेन k इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर इसकी रैंक 3 है मतलब रो एचलॉन में कन्वर्ट करने के बाद इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 रहेंगे, तो आप यहाँ से भी लिख सकते थे कि हाँ रैंक ऑफ ए भी 3 आ जाएगी व्हेन k इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू r, है ना। तो अगर दोनों स्टेप्स को हम लोग सेटिस्फाई करवा लें तो साफ साफ हमको पता चल रहा है कि k जो है वो आपका कोई भी रियल वैल्यू ले सकता था, बस जीरो आप नहीं ले सकते थे। आप मुझसे पूछते कि सर क्या ये सेकंड वाला स्टेप करने की नीड थी, बिल्कुल नीड नहीं थी भाई, है ना। आपका अगर क्वेश्चन में उसने खुद ही बोल दिया कि हमको बेसिस बनाना चाहिए, है ना, उसने अगर खुद ही बोल दिया कि बेसिस बनाना चाहिए, तो अगर आप नोटिस करें यहाँ पे तो बेसिस बनाने के बाद आप सभी लोगों को ये चीज़ हमेशा मेक श्योर करनी पड़ेगी कि यार एटलीस्ट ये लीनियर इंडिपेंडेंसी का सेट बनना चाहिए, है ना। तो अगर ये सेट ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंसी नहीं बन पा रहा तो होता तो हम आगे के बारे में सोचते, बट अगर यहीं पे सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट बन गया ना तो ये बेसिस बनाएगा ही बनाएगा, वो अंडरस्टूड है, क्योंकि आप यहाँ पे एक्स वाई जेड अगर डाल भी दोगे तो कोई खासा फर्क पड़ने वाला नहीं है यहाँ पर। आई बात सबको मेरी समझ में, समझ गए ना। तो स्टेप 2 यहाँ पर नेसेसरी नहीं है कि स्टेप 2 आप करो, बस हमने क्लैरिटी के लिए स्टेप 2 की तरफ भी ध्यान देने की कोशिश करी है। ओके एवरीवन, चलो परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों की चर्चा करने की कोशिश करते हैं।
तो स्टेप 2 नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए। इस क्वेश्चन के लिए मैं आप सभी लोगों को 2 मिनट का टाइम देता हूँ, फटाफट पढ़ो, सॉल्व करने की कोशिश करो, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ओके, भाई लीनियर अलजेब्रा मेंशन्ड है ना आदर्श, तो सब पढ़ लो भाई, समझ गए। लीनियर अलजेब्रा मेंशन है तो लीनियर अलजेब्रा में जितनी चीजें आ सकती है सब पढ़ लो। चलिए ट्राई करिए, सभी लोग आंसर बताने की कोशिश करिए, इसका क्या आंसर आना चाहिए। आंसर्स पूछ रहा है, वेक्टर्स दे रखे 2 2 0 3 0 2 2 - 2 2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड बेसिस ऑफ आर क्यूब, लीनियरली डिपेंडेंट एंड बेसिस ऑफ आर क्यूब, लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड नॉट अ बेसिस ऑफ आर क्यूब, लीनियरली डिपेंडेंट एंड नॉट अ बेसिस ऑफ आर क्यूब। मुझे बताइए इसमें से क्या ये बी ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता? बी ऑप्शन हमेशा गलत होगा, बोलो हाँ या ना। क्या जो इसमें बी ऑप्शन है वो हमेशा गलत होगा? चेक करके बताना। ये बोल रहा है लीनियरली डिपेंडेंट है और बेसिस ऑफ आर क्यूब बना रखा है। बताइए क्या ये दोनों चीजें कभी साइमल्टेनियसली ट्रू हो सकती है? बिल्कुल नहीं, है ना। तो बी ऑप्शन तो देने का मतलब ही है कि आपको बिल्कुल सरासर गलत इंफॉर्मेशन दे रखी है। बाकी ओवरऑल क्वेश्चन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो कहीं ना कहीं ये हमसे बस ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि आप बताएं कि ये तीनों की तीनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, और हैं तो क्या आर क्यूब का बेसिस बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए एक सिंपल सी चीज सोचिए, अगर इसने क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा दिया होता कि दीज वेक्टर्स आर बेसिस ऑफ आर क्यूब नॉट बेसिस ऑफ आर क्यूब, तो अगर वो सिर्फ बेसिस के बारे में पूछ रहा तो क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना ऑटोमेटिकली हमारा काम होता? सोच के बताइए। अगर मान लो उसने सिर्फ ये बोला होता कि भाई क्या ये वेक्टर्स आर क्यूब का बेसिस बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, तो क्या पहले स्टेप में लीनियर इंडिपेंडेंसी हम खुद से चेक करते? हालांकि उसने यहाँ पे लिख दिया है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट, वो तो अंडरस्टूड हम चेक ही करेंगे, बिना लीनियर इंडिपेंडेंट हुए बेसिस तो बन ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो बेसिकली वो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन या रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन ऑप्शन में डाल रहा है। अगर वो बेसिस की बात कर रहा है तो भाई इंडिपेंडेंसी तो हम वैसे भी चेक ही करने वाले हैं, है ना। आइए जरा हम इंडिपेंडेंसी की यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 अपना, सबसे पहले अपना स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में बताओ क्या क्या ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। स्टेप 1 में अगर मैं देखूँ तो मुझे जो यहाँ पर वेक्टर्स मिल रहे हैं, ये मुझे मिल रहा है 2 2 0, ठीक है, 3 0 2 3 0 2 एंड 2 - 2 2, ठीक है। ये तीन वेक्टर सपोज हमको मिल गए, x2 यहाँ से मिल गया, x3 यहाँ से मिल गया। अब हमें लीनियर इंडिपेंडेंसी चेक करनी है। मैं x का एक वेक्टर बना देता हूँ। आप लोग इसकी रैंक बताइए, रैंक कैलकुलेट करिए और बताइए रैंक इसकी कितनी मिलेगी। 2 2 0, ये आपको मिलेगा 3 0 2। अब यार रैंक वगैरह कैलकुलेट करना आपका काम है, फटाफट कैलकुलेट करो और बताओ रैंक यहाँ से कितनी मिल रही है। क्या ये रैंक आपको 3 मिल रही है? चेक किया आप सभी लोगों ने? डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा होगा पक्का। चलिए अगर इसकी रैंक 3 आ गई तो क्या हम ऐसा बोल सकते थे कि ये जो हमारा सेट है इट इज द सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स? जी हाँ, तो ये बन गया आपका सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो पहला स्टेप तो अपना सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, डन है। चलो स्टेप 2 पे आ जाओ। अब स्टेप 2 पे आपको स्पैनिंग वाला कंसेप्ट लगा देना चाहिए। स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 में हम लोगों ने वेक्टर ए बना दिया। वेक्टर ए में आपको क्या क्या मिल जाएगा? वेक्टर ए में आपको मिल जाएगा 2 2 0 एंड 3 0 2 उसके बाद 2 - 2 2 और यहाँ पर आपका x, यहाँ पर y और यहाँ पर z, है ना। ऐसा कुछ आप सभी लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। अब फिर से वही लॉजिक, अगर हम देखें यहाँ पे तो आप ऐसा बोल सकते थे कि ये जो x वाला आपने कैलकुलेशन करा हुआ था, वैसे तो आप टोटल भी कैलकुलेट करके कर सकते हो, बट आपको वही चीज़ दिख रहा है कि अगर x की रैंक 3 थी, है ना, तो आप बोल सकते थे कि हाँ a की रैंक भी हमेशा 3 आ जाएगी फॉर ऑल पॉसिबल x y z बिलोंगिंग टू आर, है ना। आपको वैसे आइडियली क्या करना चाहिए, इसको पूरा का पूरा रो एचलॉन में कन्वर्ट करना चाहिए ना, पूरा रो एचलॉन में कन्वर्ट करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या एक्स वाई जेड की हर एक पॉसिबल वैल्यू के लिए आप इसकी रैंक 3 बना पा रहे हो। अगर आप बना पा रहे हो इसका मतलब बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हो। तो अगर आपने ऐसा किया तो आप बोल सकते थे कि हाँ आपका जो एक्स है, एक्स दे रखा था क्वेश्चन में, एक्स हमने माना था, एक्स
स्पैन्स वी डॉट आर क्यूब, है ना। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाना चाहिए था? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए। तो मुझे पहली दो चीज़ें आप लोग बताइए कि क्या ऐसे क्वेश्चंस आप लोग रीड कर पा रहे हैं, रीड करने के बाद क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ये लीनियर अलजेब्रा में वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक माना जाता है, बट मेरे ख्याल से अगर आपने अच्छी तरीके से क्लास अटेंड किया होगा, घर पे जाके रफ कॉपी पे थोड़ी प्रैक्टिस करी होगी, तो ये क्वेश्चंस का लॉजिक समझ में आ रहा होगा, क्या कहना चाहता है, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, हम कैसे प्रोसीड करें इसको सॉल्व करने के लिए, है ना। ठीक है, बाकी सी डी ऑप्शन तो आपके वैसे भी गलत हो गए, तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं। करेक्ट, परफेक्ट, आगे बढ़े। देखो कैलकुलेशन स्लो हो रही है, मतलब ये इंडिकेशन है आपके पास कि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम है। तो आपकी तैयारी आपको खुद इंडिकेशन देती रहती है बीच बीच में ना। कंसेप्ट क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है, बट कैलकुलेशन स्लो, इसका मतलब आपने प्रैक्टिस सफिशिएंट नहीं करी हुई है। किसी को देख के नहीं समझ में आ रहा है कि यार ये क्या कहना चाहता है, ये अटक रहे हो, स्पैन वर्ड्स उनके दिमाग नहीं काम कर रहा है, बेसिस, इसका मतलब आपने रिवीजन ही नहीं किया है। तो आपका दिमाग आपको खुद इंडिकेशन दे रहा है कि आपको अपनी तैयारी में क्या 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 सावधानियां बरतनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की आइए बात करते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। इसके लिए भी मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बेसिक डेफिनेशन जिसको क्लियर होगी वो ये क्वेश्चन आसानी से कर पाएगा, ठीक है। चलो इसके लिए भी टाइमर ले लो। टाइमर इसलिए दिया जा रहा है कि आप क्वेश्चन रीड करके थोड़ा बहुत अपनी कॉपी पे लिखने की कोशिश करो। चलो फटाफट पढ़ो। वेक्टर दे रखा e1 e2 e3 forms an orthogonal basis of three dimensional real space R cube. Then the vector u which is belonging to the real space can be expressed as। पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को, बताओ क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। लॉजिक बस बता दो क्या लॉजिक लगाना चाहिए इस क्वेश्चन में। बिल्कुल हाँ, ये क्वेश्चन हम लोगों ने डीपीपी में ऑलरेडी कर रखा है, जिन लोगों ने डीपीपी सेशंस अटेंड करे होंगे, ठीक है। तो उनको ही पता होगा कि हाँ ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन ऑलरेडी हम डीपीपी सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था, ठीक है। चलो 1 मिनट का टाइम हो गया। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ये बोल रहा है वेक्टर e1 e2 e3 फॉर्म्स एन, अब देखो बेसिस की जगह पे इसने ऑर्थोगोनल बेसिस वर्ड यूज किया है। थोड़ा सा इसके बारे में भी समझते हैं, बाकी और चीजें देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। ऑफ द थ्री डायमेंशनल रियल स्पेस आर क्यूब, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर x की बात करूं तो हमारे पास x में वेक्टर्स थे e1 e2 e3, ठीक है। E1 अगर मैं देखता यहाँ पर तो हमें मेंशन कर रखा था 102, ये हमको E1 मेंशन करा गया था। E2 की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते तो E2 हमको मेंशनड था 010, ठीक है। और अगर E3 की बात करते तो E3 हमको दिया गया था -201, ये दिया हुआ था -201, ठीक है। क्वेश्चन में देखो अगर ये स्टेटमेंट वो खुद बोल रहा है तो हम इसका मतलब क्या समझ सकते हैं। देखिए x फॉर्म्स ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ आर क्यूब, है ना। तो मेरे ख्याल से देखो पहली चीज जो होनी चाहिए यहाँ से, फर्स्ट जो मुझे कंक्लूजन मिलना चाहिए वो ये कि ये जो सेट है, क्वेश्चन अभी बाद में सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। इज सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, है ना, क्योंकि उसने खुद ही बोला है कि हाँ भाई ये बेसिस बन रहा है, करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से क्या मिल जा रही है, सेकेंड इन्फॉर्मेशन शायद मुझे ये भी मिल रही है कि जो आपका x है, दिस x स्पैन्स आर क्यूब, है ना। ये तो बेसिस वाली बात हो गई, बट उसने ये भी बोल रखा है कि ये ऑर्थोगोनल बेसिस है। ऑर्थोगोनल बेसिस का मतलब क्या हो गया कि जो आपका एक्स आई ट्रांसपोज एक्स जे अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 110% मुझे जीरो मिलना चाहिए जब आई की वैल्यू जे के बराबर नहीं है, और ये नॉन जीरो मिलना चाहिए जब आई जे के बराबर है। ये थर्ड वाली चीज एक बार आप लोग मुझे वेरीफाई करके बता दो फटाफट कि क्या ये चीज सच साबित हो रही है या नहीं हो रही। फटाफट चेक करके बताना सभी लोग। यहाँ पर E1 E2 E3 सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हम लोगों ने पता कर लिया। एक बार जरा किसी एक का ट्रांसपोज दूसरे से मल्टीप्लाई करके देखो, चाहे E1 ट्रांसपोज E2 करके देखो, है ना। मैं इसको
ऐसा लिख देता हूँ, ई आई ट्रांसपोज ई जे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखिए क्या जीरो आपको मिल रहा है। एग्जामिनर ने अगर दिया भाई तो मिलना पक्की बात है, मिलेगा ही मिलेगा। ई वन ट्रांसपोज ई टू करोगे जीरो मिलेगा, ई टू ट्रांसपोज ई थ्री करोगे जीरो मिलेगा, ई थ्री ट्रांसपोज ई वन करोगे जीरो मिलेगा, बट ई वन ट्रांसपोज ई वन करोगे तो नॉन जीरो मिलेगा, ई टू ट्रांसपोज ई टू करोगे नॉन जीरो मिलेगा, ई थ्री ट्रांसपोज ई थ्री करोगे तो नॉन जीरो मिलेगा। मतलब इनर प्रोडक्ट जो आप कैलकुलेट करोगे तो डिफरेंट मैट्रिसेस का आपको जीरो मिलेगा, सिमिलर का नॉन जीरो मिलेगा, है ना। यानी कि जो आपके किसी भी वेक्टर स्पेस के जो बेसिस होते हैं वो नॉर्मल बेसिस भी हो सकते हैं और ऑर्थोगोनल भी हो सकते हैं, समझिए। तो मैंने कल आपको बताया भी था कि बेसिस के केस में सिर्फ दो कंडीशन ही आपकी नेसेसरी होती है, एक कंडीशन लीनियर इंडिपेंडेंसी वाली, दूसरी स्पैनिंग वाली। ऑर्थोगोनैलिटी वाली कंडीशन मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो ये कोई ज़रूरी कंडीशन नहीं है, मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो इससे हम बेसिस को डिफाइन नहीं करते, समझ गए। हाँ, कहीं पे ऑर्थोगोनल बेसिस वर्ड अगर ऐड कर दे फिर तो हम थर्ड कंडीशन को ऑब्वियसली टेस्टिफाई करेंगे ना, बिना इसके कैसे हम बोल देंगे कि ये ऑर्थोगोनल सेट है या नहीं। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, तो ये आपने वेरीफाई कर लिया, तो ये अभी तो क्वेश्चन को हमने समझा। अब देखते हैं आगे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ये बोल रहा है कि अगर जो आपका x है वो इसको स्पैन करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं यहाँ से कोई भी एक वेक्टर उठाता हूँ उसको मैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ। यही तो बात है, स्पैनिंग का बेसिक कंसेप्ट सबको क्लियर है। बोल रहा है x स्पैन्स v डॉट आर क्यू, इसमें से अगर मैं कोई भी वेक्टर निकालूँ उसको मैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो अब देखिए क्वेश्चन में उसने हमको यही देने की कोशिश करी हुई है। उसने बोला कि ये जो आपका v डॉट आर क्यूब है ना, v डॉट आर क्यूब है, इसमें एक वेक्टर इसका हम चूज कर लेते हैं। इसका हमने एक वेक्टर चूज किया और वो वेक्टर हमको मेंशन कर रखा था, वो मेंशन, अरे क्वेश्चन कहाँ चला गया? ठीक है, तो हमारा जो v डॉट आर क्यूब था इसमें एक वेक्टर उसने मेंशन किया हुआ था, वो वेक्टर हमारा था 4 3 -3, ठीक है। 4 3, ऐसे तो हजारों वेक्टर्स इसमें होंगे, एक उसने हमको मेंशन कर दिया। और हमारे पास ये x वाला था ही, e1 e2 e3। अगर आप ऐसा बोल रहे हो x स्पैन्स v, इसका सिंपल सा मतलब है कि v का कोई भी एक वेक्टर अगर मैं सपोज उठाता हूँ, मैंने यहाँ से उठा लिया 4 3 -3, तो मैं इसको लिख सकता था c1 e1 प्लस c2 e2 प्लस c3 e3, ऐसा मैं लिख सकता था। लिख सकते थे ऐसा? बोलो हाँ या ना। परफेक्ट, सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, ये आपको मिल जाएगा 4 3 -3। देखो सब कुछ समझ के करना है, हवा में नहीं करना है कि चलो आधा अधूरा समझ में आ रहा है कर लिया, आधा बाद में कर लिया, ऐसा नहीं। एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, खासकर ऐसे टॉपिक्स की जो जनरली कम डिस्कस्ड होते हैं, जिनके बारे में ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है। 0 1 0, ठीक है, प्लस C3 वाले में देखो क्या हो जाएगा आपका, -2 0 और 1, तो ये हो गया -2 0 एंड 1, करेक्ट है। चलिए अब यहाँ पे इक्वेशंस आइए बना लेते हैं। चलो इक्वेशंस यहाँ पे बनाओ। यहाँ से आप इक्वेशंस बनाएंगे तो पहली इक्वेशन देखो आपको मिलेगी C1 -2 C3, और इसकी वैल्यू किसके बराबर दिख जानी चाहिए थी, 4 के बराबर। सेकंड इक्वेशन आप बनाओगे तो आपको मिलेगा C2 इज इक्वल टू 3, वाह यहाँ से तो C2 डायरेक्ट मिल गया। लास्ट वाले में आपको मिल जाएगा 2C1 प्लस C3 इक्वल टू -3। अब भाई इनको सॉल्व करो और यहाँ से C1 C2 C3 की वैल्यूज ज़रा बताइए। मैं एक बार आपका कमेंट चेक करता हूँ कि किसने क्या क्या आंसर बताने की कोशिश करी हुई। चलो कमेंट करो फटाफट, आंसर बताओ। अभी तक आप वैल्यूज नहीं निकाल पाए C1 C2 C3 की? अरे यार C2 यहाँ से 3 मिल गया, तो इन दोनों को सॉल्व करो, सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से इसको, -2/5 C1 आना चाहिए। C1 अगर -2/5 आ गया, उधर भेज दिया, 20 2/22 11/5 आपका आ जाना चाहिए था C2, ठीक है, करेक्ट। तो एक आपको मिलना चाहिए था -2/5 और एक मिलना चाहिए था -11/5, ठीक है। चलो तो इसका मतलब जो हमारा 4 3 -3 होना चाहिए था
वो किसके बराबर होना चाहिए था? C1 आपका था -2/5 E1 +3 E2, ठीक है, +3 था, हाँ, और माइनस, सॉरी, ये हमने क्या लिख दिया? ठीक है, चेक कर लीजिए, मेरे ख्याल से ये ऐसा हमारा एक कॉम्बिनेशन बनना चाहिए था। ओके, ठीक है ना सारी बातें? इसमें तो कुछ और आ रहा है, E1 E2 E3, 4 3 -3, C1 102 010 एंड -201, ठीक तो किया हमने, E1 E2 E3 ऐसे डिफाइंड आपका, है ना? C2 की वैल्यू 3 है, हाँ C2 3 है ना, ये C3 होना चाहिए, वही तो मैं सोच रहा हूँ यार, क्या गड़बड़ हो रही है। ठीक है, C3 आपका -11/5 है, C2 वहाँ से 3 आ रहा है, परफेक्ट। तो ये आपका मिल जाएगा बेसिकली +3 E2 -11/5 E3, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर क्या इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन की मदद से भी कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे भाई, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था। बस आपको क्या करना था, यहाँ पर हर एक ऑप्शन में E1 की जगह पे ये वाला मैट्रिक्स डाल दो, E2 की जगह पे ये वाला डाल दो, E3 की जगह पे ये वाला डाल दो, और जोड़ के देखो कि आपका ये U के बराबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन चेकिंग से भी कर सकते थे, बाकी आपके पास कन्वेंशनल मेथड तो प्रॉपर है ही है, वो तो खैर क्लियर होना ही चाहिए। समझ गया मेरी बात को? ठीक है, तो इस क्वेश्चन ने दो चीज़ें हमें सिखाई कि यार किसी भी वेक्टर स्पेस का जो बेसिस होता है ना, वो एक एक जनरल बेसिस बेसिस भी होता है, और एक ऑर्थोगोनल या ऑर्थोनॉर्मल बेसिस भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। बस उसमें एक कंडीशन आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगी। तो यहाँ से जो 3 कंक्लूजन हमने निकाले, इस पर भी थोड़ा गौर आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए, इस क्वेश्चन में भी मैं आपको 1 मिनट देता हूँ जस्ट टू रीड दिस क्वेश्चन आउट, इसको रीड करो, फिर मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन में क्या जानना चाहता है, क्या वो कह रहा है। क्वेश्चन में पहली चीज तो आपको पढ़ के क्लैरिटी ही नहीं मिलेगी वो क्या पूछना चाहता है। An orthogonal set of vectors having a span that contains PQR, ये उसने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि वेयर इज दिस, क्यू इज दिस, आर इज दिस। पढ़ लो क्वेश्चन, फिर मैं आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछता हूँ तो ये क्वेश्चन थोड़ा और क्लियर होगा। पढ़ लिया आपने? चलो ठीक है, 10 सेकंड और बचा हुआ, पढ़ लो, फिर मैं बताता हूँ क्या इसमें करना चाहिए आप लोगों को। आइए ज़रा मैं आपको समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। पहली चीज़ तो अगर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ तो आप मुझे बस ये बताइए, एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स हैविंग अ स्पैन दैट कंटेन्स पी क्यू आर इज। तो मुझे बताइए ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स दिया कहाँ पे है? ये तो ठीक है, समझ में आ गया कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस होगा जिसमें पी क्यू आर प्रेजेंट होंगे, इनकी मदद से हमें किसी ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स को स्पैन करना है। फिर से मैं बोलता हूँ, हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है जिसमें पी क्यू आर वेक्टर्स होंगे, इनकी मदद से हमको एक ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स को स्पैन करना है, मगर वो है कहाँ पे? तो आप बोलोगे ऑप्शंस में है, वही तो पूछ रहा है, वही तो पूछ रहा है आप सभी लोगों से कि एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स हैविंग अ स्पैन दैट कंटेन्स पी। तो ऑप्शंस में बेसिकली उसने आपको क्या दे रखा है? ऑप्शंस में उसने आपको मेंशन किया है कि ये ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स है, क्या आप इसको पी क्यू आर की मदद से स्पैन कर पा रहे हो? क्या आप इसको पी क्यू आर की मदद से स्पैन कर पा रहे हो? क्या आप इसको पी क्यू आर की मदद से स्पैन कर पा रहे हो? क्या आप इसको पी क्यू आर की मदद से स्पैन कर पा रहे हो? कहने का मतलब है कि क्या इसका अगर मैं एक वेक्टर उठाऊं तो मैं पी क्यू आर के लीनियर कॉम्बिनेशन से इसको जनरेट कर सकता हूं या नहीं?
क्या अगर मैं इसका एक वेक्टर उठाऊं तो मैं पी क्यू आर की मदद से इसको जनरेट कर सकता हूँ या नहीं? क्या अगर मैं इसका एक वेक्टर उठाऊं तो पी क्यू आर की मदद से जनरेट कर सकता हूँ या नहीं, एंड सो ऑन। तो मेरे ख्याल से अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ज़्यादा सेंस बना रहा होगा। सबको समझ में आया? जल्दी से एक बार सभी लोग बताइए। एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर हैविंग अ स्पैन दैट कंटेन्स पी क्यू आर। तो पी क्यू आर हमारे पास एक ऐसा वेक्टर स्पेस आ गया था जिसकी मदद से हमें एक ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स को स्पैन करना था, और वो ऑप्शंस में आपको यहाँ पर मेंशन करेंगे, है ना? ठीक है, तो बताइए इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका हो सकता था, कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं? तो आप बोलते हैं इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो एक ही तरीका है, एक एक ऑप्शन उठाते हैं, चेकिंग ऑप्शन चेकिंग लगाते हैं इसमें, ठीक है? चलो एक एक ऑप्शन उठाते हैं, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ए ऑप्शन को पिक किया, ठीक है? ए ऑप्शन में हमारे पास जो वेक्टर्स प्रेजेंट थे, ए ऑप्शन में जो हमारे पास वेक्टर्स प्रेजेंट थे वो थे -6 -3 6, कॉमा 4 -2 3, 4 -2 3, ये हमारे पास प्रेजेंट थे, ठीक है? पहली चीज तो मैं ऑप्शन में यही टेस्ट करूंगा, फर्स्ट चीज, कि क्या ये ऑर्थोगोनल है या नहीं। बताइए क्या ये ऑर्थोगोनल है? चेक करो। तो आप बोलोगे कि चेक करके देखते हैं ऑर्थोगोनल है या नहीं। ऑर्थोगोनैलिटी को चेक करने के लिए आपको बस x1 ट्रांसपोज इंटू x2 चेक करना है। सपोज अगर मैं बोल देता हूँ ये x1 है और ये x2, चेक करके देखो क्या यहाँ से आपको 0 मिल रहा है। आप बोलोगे हाँ, चेक करके देख लो, ये -24 हो गया, ये यहाँ से आपका 6 हो गया या 18 हो गया, तो नेट सम आपको यहाँ पे 0 मिल जाएगा, है ना? तो x1 ट्रांसपोज x2 0 मिल गया, इसका मतलब आप बोल सकते थे कि हाँ यहाँ से तो हमको ऑर्थोगोनल सेट मिल रहा है। ठीक है, तो पहली टेस्टिंग तो इसी की होगी ना, ऑर्थोगोनल होना चाहिए, ठीक है? ऑर्थोगोनल सेट मिल रहा है। फिर सेकंड वाले में आप क्या कहना चाहते हो? सेकंड वाले में आप क्या कहना चाहते हो कि सपोज हमारे पास एक वेक्टर स्पेस y है, पी क्यू आर, ये जो y है ये स्पैन्स x, है ना? इसको हमने x का नाम दे दिया। x क्वेश्चन में यूज तो नहीं हुआ ना कहीं पे? नहीं, कहीं यूज नहीं हुआ। तो हमने बोला कि ये जो y है क्या वो x को स्पैन करेगा कि नहीं करेगा। ये कैसे टेस्ट किया जाए, कोई बताएगा? x में इस बार दो वेक्टर्स उसने मेंशन कर दिए, ठीक है? एक वेक्टर ये मेंशन किया है, एक वेक्टर ये मेंशन किया है। पी क्यू आर का डेटा आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि ये जो पी क्यू आर है ये हमारे x को स्पैन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? रैंक निकाल के। रैंक कैसे निकालोगे? x इस बार कोई जनरलाइज वेक्टर तो है नहीं भाई, x जो आपका है वो कोई जनरलाइज वेक्टर तो है नहीं कि आप इस x की जगह पे x y z पुट करके देख लोगे। सोचो सोचो और बताओ क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में। अब यार तीसरी क्लास चल रही है ना, तो अब तो आपको सोचना आना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, किसका डिटरमिनेंट जीरो करोगे, क्या करोगे, कुछ तो लॉजिक बताओ। ऑर्थोगोनल की टेस्टिंग तो मैंने बता दी, x1 ट्रांसपोज x2 0 आना चाहिए, ऑर्थोगोनल सेट बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये कैसे मेक श्योर करें कि अगर इसमें से मैं एक वेक्टर उठा रहा हूँ तो उसको मैं पी क्यू आर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसमें से अगर मैं एक वेक्टर उठा रहा हूँ तो मैं उसको पी क्यू आर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, ये मैं जानना चाहता हूँ। चलो मैं आपको समझाता हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे एक लिमिटेड सेट ऑफ वेक्टर्स प्रेजेंट हो, यहाँ पर x1 यहाँ पर x2, है ना, एक लिमिटेड सेट ऑफ वेक्टर्स प्रेजेंट हो और हमसे पूछा गया कि क्या हम इसको स्पैन कर सकते हैं, क्या हम इसको स्पैन कर सकते हैं, तो वहाँ पर ना आप एक रिस्क लिया करो। आप क्या रिस्क लिया करो? आप सोचा करो कि यार ये x में तो बहुत इंडिविजुअल वेक्टर्स हैं, क्यों ना मैं इसकी जगह पे ये टेस्ट करने की कोशिश करूँ कि क्या जो मेरा y है, लेट्स check if y spans r क्यूब। अगर सपोज हमने ये प्रूफ कर दिया इस क्वेश्चन में कि जो y है वो किसी भी 3 डायमेंशन के रियल वेक्टर को स्पैन कर सकता है, तो भाई ये दोनों तो हो ही जाएंगे ना, और इसके साथ साथ लाखों करोड़ों और भी हो जाएंगे। समझिएगा मेरी बात को। जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए ना जहाँ पे वो कोई स्पेसिफिक वेक्टर पूछे कि बताओ इस सेट में बस यही दो वेक्टर्स प्रेजेंट हैं, क्या इनको पी क्यू आर स्पैन कर सकता है कि नहीं, तो वहाँ पर एक रिस्क लेंगे हम लोग सोचेंगे यार क्यों ना ये वी डॉट आर क्यूब की यहाँ पर टेस्टिंग कर ली जाए। आइए करके देखते हैं आर क्यूब की टेस्टिंग। यहाँ पर अगर हम लोग अपना मैट्रिक्स ए बनाते हैं, ठीक है,
तो बताओ पी क्यू आर वाले वेक्टर्स कौन कौन से थे? पी क्यू आर आपको दे रखा था -10 1 3, -10 1 3 एंड -2 -5 9, और क्या दिया हुआ था? 2 -7 12, 2 -7 12, ठीक है। और यहाँ पर एक्स वाई जेड, ठीक है। चलिए, अगर आप यहाँ से नोटिस करें ना, अगर आप यहाँ से नोटिस करें, ये जो y हमने माना हुआ है, कैलकुलेट करके देखना, इस y का ना डिटर्मिनेंट ही 0 आएगा। मतलब कि आप बोल सकते थे कि जो y की रैंक है वो 3 है। आप चाहे तो चेक करके देंगे, दो तरीके आपके पास हैं ऑब्वियसली। आप चाहो तो इस पूरे को रो एचलॉन में कन्वर्ट कर लो, पूरे को रो एचलॉन में कन्वर्ट करो, और उसके बाद आप देख लो रैंक कितनी है। अदरवाइज आप चाहे तो सिर्फ इतने की रैंक भी कैलकुलेट करके देख सकते थे कि इसकी रैंक अगर 3 आ रही, अगर इसकी रैंक 3 आ गई तो क्या मैं बोल सकता था कि हमारे पास जो ए की रैंक है वो 3 आ जाएगी फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू आर? बोलो, ध्यान से समझना, मैंने बोला ना बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको इसमें थोड़ा सा अपना सोचने का नज़रिया और बढ़ाना पड़ेगा, है ना। दो दो तरीके हैं, आप चाहें तो सिर्फ इतने पे नज़र डालो, है ना, क्योंकि यहाँ से डिटरमिनेंट निकालना आसान लग रहा है कि यार इसका डिटरमिनेंट निकाल के कैलकुलेशन इजी लग रहा है, ऐसा कर लेंगे। अदरवाइज आप पूरे को रो एचलॉन में भी कन्वर्ट करके देखो, अल्टीमेटली ए की रैंक आपको 3 मिलेगी फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो आप सिंपल सी चीज़ मुझे ये बताइए, अगर हम ये मेक श्योर कर पा रहे हैं कि जो आपका वाई है, दिस वाई स्पैन्स वी डॉट आर क्यूब, मतलब कि वो 3 डायमेंशन के किसी भी वेक्टर को स्पैन कर दे रहा है, तो ये दोनों जो सेट ऑफ वेक्टर्स थे इनको कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, है ना। बिल्कुल, यानी कि बताओ क्या ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया? पहली चीज कि ये सेट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर था, दूसरा इसके हर एक वेक्टर को, इसको भी पी क्यू आर लीनियरली स्पैन कर देगा और इसको भी पी क्यू आर लीनियरली स्पैन कर देगा। इनफैक्ट यहाँ पर कोई भी डेटा लिखा होता उसको पी क्यू आर लीनियरली स्पैन करने में सक्षम है। क्यों? क्योंकि पी क्यू आर आपके वी डॉट आर क्यूब को ही स्पैन कर दे रहा है, तो भाई इन दोनों को तो कर ही देगा। पहले तो ये बताओ, इतनी बात सबको क्लियर हुई अगर तो, है ना। ठीक है, मेरे ख्याल से दिस इज मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन। अच्छा, एक बात मुझे बताइए आप सभी लोग, तो इस लिहाज से ऐसा भी तो बोला जा सकता है कि जो आपका पी क्यू आर होगा वो इस वाले ऑप्शन के भी इस वेक्टर को, इस वेक्टर को, इस वेक्टर को लीनियरली स्पैन कर देगा। भाई जब वो वी डॉट आर क्यू को कर पा रहा है तो इन तीनों को भी कर पाएगा। इसका मतलब ये वाला जो पहला वेक्टर है ये भी पी क्यू आर से लीनियरली स्पैन हो जाएगा, ये भी पी क्यू आर से लीनियरली स्पैन हो जाएगा, ये भी स्पैन हो जाएगा। ये वाला जो वेक्टर है ये भी पी क्यू आर से लीनियरली स्पैन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा होता, अगर क्वेश्चन में उसने सिर्फ इतना पूछा होता कि यहाँ से ऑर्थोगोनल वर्ड हटा देता, ध्यान से सुनिएगा, ऑर्थोगोनल वर्ड हटा देता और पूछता अ सेट ऑफ वेक्टर हैविंग अ स्पैन दैट कंटेन्स पी क्यू आर, तो क्या ए बी सी डी चारों ऑप्शन सही हो जाते? थोड़ी देर के लिए ऑर्थोगोनल से अपनी नजर हटा लो, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर एग्जाम में आप ऐसा सोचें कि ऑर्थोगोनल वर्ड उसने नहीं दिया है एग्जामिनर ने, तो क्या ए ऑप्शन भी सही होता, बी भी सही होता, सी भी सही होता, डी भी सही होता? तो हमारे दिमाग में क्या फिलॉसफी जनरेट होनी चाहिए कि मान लीजिए कि अगर एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे लिमिटेड सेट ऑफ वेक्टर्स दिए गए हैं, ये लिमिटेड सेट ऑफ वेक्टर्स है, ये लिमिटेड सेट ऑफ वेक्टर्स है, ये लिमिटेड सेट ऑफ वेक्टर्स है, लिमिटेड सेट ऑफ वेक्टर्स है, और पूछा जा रहा है कि क्या कोई वेक्टर स्पेस इनको स्पैन कर सकता है कि नहीं, तो सबसे पहले यही टेस्ट कर लो कि क्या वो आर क्यूब को स्पैन कर सकता है कि नहीं। ठीक है, आर क्यूब से ही जनरली वो क्वेश्चंस हो जाएंगे। यानी इनडायरेक्टली अगर इस क्वेश्चन को आप नोटिस करने की कोशिश करें तो ये आपके बेसिस स्पैन का क्वेश्चन है ही नहीं, ये बस ये जानना चाहता है कि भाई ए बी सी डी को चेक करो और बताओ कि कौन से सेट को आप ऑर्थोगोनल सेट बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो। समझ आ रही ना मेरी बात? तो स्पैनिंग तो सब में पॉसिबल है, बट ऑर्थोगोनैलिटी सब में है कि नहीं, ये चीज़ हमको टेस्ट करनी पड़ेगी। तो ज़रा टेस्ट करके बताओ, यहाँ से कोई भी दो रैंडम वेक्टर उठा लो, ये चीज़ यहाँ से टेस्ट करके देखिए, एक्स आई ट्रांसपोज एक्स जे की वैल्यू कितनी आ रही, यहाँ से टेस्ट करके देखो एक्स आई ट्रांसपोज एक्स जे की वैल्यू कितनी आ रही, यहाँ से चेक करके देखो एक्स आई ट्रांसपोज एक्स जे की वैल्यू कितनी आ रही। फटाफट ये चीज़ें टेस्ट करके देखिए आप लोग, तो आप पाएंगे कि भाई यहाँ पर एक्स आई ट्रांसपोज एक्स जे नॉन जीरो आ रहा है, यहाँ पर भी नॉन जीरो आ रहा है, यहाँ पर भी नॉन जीरो आ रहा है, तो ये बी सी डी ऑप्शन आपके स्ट्रेट अवे रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ, बताइए सभी लोग। ठीक है, पूरा क्वेश्चन में कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, हर एक वर्ड की मीनिंग क्या है, उसके क्या इंप्लीकेशंस निकल सकते हैं, सब कुछ बिल्कुल दिमाग में जाके फिट होना चाहिए।
समझे मेरी बात को? तो बेसिकली this is the set of non-orthogonal vectors, this is also the set of non-orthogonal vectors, this is also the set of non-orthogonal vectors। तो ये non-orthogonal vectors के सेट है, तो आंसर आपका 0 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े जाए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने डीपीपी सेशन में किया हुआ था, तो एक बार इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताइए। 1 मिनट तक पढ़ो क्वेश्चन को, नहीं होता तो मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन में दिया गया x1 x2 xm आर m नॉन जीरो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ठीक है। फिर बोल रहा है द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस स्पैन्ड बाय द 2m वेक्टर्स। पहले पढ़ लो, फिर मैं 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करते हैं। पढ़िए लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को। एक मिनट का टाइम है, पढ़ो क्वेश्चन को। चलो टाइम अप। अब मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इट इज गिवन दैट वेक्टर्स x1 x2 xm आर m नॉन जीरो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस, ठीक है, स्पैन्ड बाय 2m वेक्टर्स। और 2m वेक्टर्स यहाँ पर दे रखे हैं आपको, x1 x2 से xm माइनस x1 माइनस x2 से माइनस xm। तो पहली चीज तो मुझे बताइए, इसमें कहीं पे ये मेंशन किया गया कि कौन से वेक्टर को स्पैन करना है? ये तो उसने दे दिया कि किससे करना है, x1 x2 से लेके xm ये m वेक्टर, माइनस x1 माइनस x2 से लेके माइनस xm ये m वेक्टर। तो टोटल 2m वेक्टर्स दे दिए जिसकी मदद से स्पैनिंग करनी है, बट किसकी करनी है ये मेंशन किया क्या कहीं पे? बताइए। तो आप बोलोगे सर ये तो कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया इसमें, है ना, ये तो कहीं पर भी मेंशनड नहीं है। तो आइए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं कहना क्या चाहता है। यानी कि इसमें जो वेक्टर स्पेस है जिसकी स्पैनिंग करनी है वो हमें खुद से अज्यूम करना पड़ेगा, है ना। चलो तो मैं मान लेता हूँ कि V हमारा एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, स्पैन्ड बाय, ये हमारा एक वेक्टर स्पेस है एंड इट इज स्पैन्ड बाय x आप सभी लोगों को दिया ही गया है यहाँ पे, x1 x2 से लेके xm तक, ठीक है। यानी कि इसका अगर मैं कोई एक वेक्टर सपोज उठाता तो मैं उसको लिख सकता था α1 x1 α2 x2 डॉट 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 αm xm, है ना। चलो आप मुझे बता सकते थे यहाँ से जो मैं v1 लिख रहा हूँ इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? डायमेंशन का मतलब होता है कि जब भी आप इस वेक्टर को लिख रहे हो तो इसमें कितने यूनिक आप x को यूज कर पा रहे हो। तो इसकी डायमेंशन तो m है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं। डायमेंशन का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी वेक्टर को लीनियरली एक्सप्रेस कर रहे हो तो उसमें कितने यूनिक वेक्टर्स आप यूज कर रहे हो। मैंने आपको बताया था डायमेंशन का मतलब होता है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि उसका जो बेसिस है उसमें कितने यूनिक वेक्टर्स प्रेजेंट हैं। x1 और माइनस x1 यूनिक नहीं है, x1 में आपने -1 मल्टीप्लाई करके एक माइनस x1 जनरेट कर लिया, तो x1 एंड kx1 आर नॉट यूनिक, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन आपको कितनी देखने को मिली? m। बिल्कुल आइए सेम चीज आगे करने की कोशिश करते हैं। ये बोल रहा है v आपका क्या है? एक वेक्टर स्पेस, ठीक है, ये वेक्टर स्पेस है। फिर ये बोल रहा है दैट इट इज स्पैन्ड बाय x, ठीक है। और इसको मैं x1 बोल देता हूँ, x हमने यूज कर लिया, इसको चलो y बोल देता हूँ, y में इस बार देखो क्या क्या प्रेजेंट है आपका, x1 x2 से xm माइनस x1 माइनस x2 से माइनस xm, ठीक है, ये आपको दिया गया। तो इस बार अगर मैं इस सेट में से कोई एक वेक्टर लिखना चाहता तो बताइए क्या होता? वही स्केलर्स लगा लगा के इनको ऐड करना है, प्लस अल्फा एम xm, यहाँ पर कोई और स्केलर लगा देता हूँ मैं, c1 x1 c2 x2 माइनस cm xm, ठीक है। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं। अगर मैं यहाँ से सिर्फ x1 को कॉमन लूँ ये हो जाएगा α1 माइनस c1, ठीक है। यहाँ से मैं x2 को कॉमन लूँ ये हो जाएगा α2 माइनस c2 x2 प्लस डॉट 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 ये आपको मिल जाएगा αm
माइनस सी एम और ये मिल जाएगा आपको एक्स एम, है ना। अब बताओ इस बार जो आपने वी एम लिखा उसमें आपको कितने यूनिक वेक्टर्स की जरूरत पड़ी इस वी को लिखने के लिए? तो आप बोलोगे सर अगेन एम की जरूरत पड़ी, बाकी तो सारे के सारे स्केलिंग फैक्टर्स के तौर पे या वेट के तौर पे क्वालिफाई कर जाएंगे। तो यहाँ पर भी जो वी वन की डायमेंशन आनी चाहिए थी, क्या वो आपको एम मिलनी चाहिए थी? बताइए, है ना। तो बिल्कुल डिटेल्ड सोल्यूशन इस क्वेश्चन का मैंने आपको दे दिया। इसमें किसी को कोई भी डाउट है किसी भी पॉइंट पे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाना चाहिए था? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए था एम। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, कोई भी इस क्वेश्चन को लगा सकता था, बस उसने थोड़ा सा जानकारी छुपा ली, उसने आपको वेक्टर स्पेस दिया ही नहीं, तो वो आप मान लीजिए अपनी तरफ से कोई भी वेक्टर स्पेस। भाई उसी वेक्टर स्पेस को आप एक बार इतने वेक्टर से स्पैन कर रहे हो और एक बार इन सारे वेक्टर से स्पैन कर रहे हो, तो जब आप इन सारे वेक्टर से स्पैन करोगे भी तो डायमेंशन तो वही रहेगा, क्योंकि x1 और माइनस x1 आर नॉट यूनिक वेक्टर। यूनिक का मतलब होता है कि x1 को आप जैसे x2 है, x2 को आप कुछ भी मल्टीप्लाई करके x1 नहीं बना सकते, x1 को आप कुछ भी मल्टीप्लाई करके x2 नहीं बना सकते। तो यूनिक का मतलब ही हो गया कि आप बेसिस वेक्टर्स की बात कर रहे हो, आप सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की बात कर रहे हो, है ना। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? किसी भी वेक्टर स्पेस के बेसिस में कितने वेक्टर्स प्रेजेंट हैं। तो आप किसी भी वेक्टर का अगर आप बेसिस बनाओगे तो बेसिस में ऑटोमेटिकली सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ही आएंगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो आपको बस बेसिस में वो चीज़ काउंट करनी रहती है। या अगर आप लॉजिकली सोचो तो आप v का कोई एक वेक्टर उठा के लिख लो सबकी मदद से, जब आप लिखोगे तो x1 और माइनस x1 कंबाइन होके एक सिंगल स्केलिंग फैक्टर जनरेट कर देंगे। तो वहां से भी हमको बात समझ में आ रही है ना। परफेक्ट। चलो इसी के साथ साथ चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, दो क्वेश्चन इस टाइप के और मैंने आपको दे रखे हैं, फिर उसके बाद मैं आपको डायगोनलाइजेशन सिखाता हूँ। ठीक है, डायगोनलाइजेशन क्या होता है? बड़ा अच्छा कंसेप्ट होता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन उस पर बनते हैं। चलो ये क्वेश्चन पढ़ो, इसके लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ। ठीक है, और इस क्वेश्चन को बिना पेन पेन उठाए सॉल्व करना, ठीक है। सिर्फ पढ़ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, कुछ भी लिखना मत। वेक्टर दे रखा है आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स एंड ए इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इन द नॉन होमोजेनियस इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी, कुछ कर रहा होगा, हुज कॉलम्स आर x1 x2 x3 x4, देन द सिस्टम हैज। बिना पेन उठाए सॉल्व करना, ओके। पक्का ए ऑप्शन? बड़ी जल्दी आप लोगों ने आंसर दे दिया है। चलो देखो यहाँ पर ए एक्स इक्वल टू बी, है ना। इसका जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स था उसका डेटा उसने यहाँ पर मेंशन किया था। मतलब अगर मैं कल को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाता समहाउ, है ना, तो देखो इसमें क्या ए का डेटा अपने पास पूरा प्रेजेंट है? चेक करके देखो, खुद ही उसने बोल रखा है ये जो x1 है अगर आप इसको कॉलम में लिखोगे, x2 को कॉलम में लिखोगे, x3 को कॉलम में लिखोगे, x4 को कॉलम में लिखोगे, तो असल में दे आर फॉर्मिंग द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ, देखो, फॉर्मिंग द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इन द नॉन होमोजीनियस सिस्टम हुज कॉलम्स आर दिस। तो ये नॉन होमोजीनियस की मैंने कैटेगरी बनाई और मैं एटलीस्ट कोएफिशिएंट वाला डेटा तो लिख ही सकता था, 1 1 1 1। उसके बाद -2 1 -1 -2, ये -4 -2 -3 1, और उसके बाद 1 1 1 0, और यहाँ पर आपका कुछ D1 D2 D3 D4 आ जाता है ना। इसका तो क्वेश्चन में डेटा दिया नहीं, बट आप मुझे बताइए अगर वो ये बोल रहा है कि ये सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, तो ए की रैंक यहाँ से कितनी आ जाएगी बोलो? अब बोलोगे सर ए की रैंक 4 आ जाएगी, और अगर ए की रैंक 4 हुई तो ए बी की रैंक भी तो 4 हो जाएगी ना, नंबर ऑफ रोज के हिसाब से। ठीक है, तो ये दोनों की रैंक 4 हुई विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि इसका हमेशा कैसा सोल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए था? यूनिक सोल्यूशन। सही बात है ना? ठीक है, हाँ। इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो गए, 4 हो गए, तो सारे कंसेप्ट आप रिलेट कर पा रहे हो। ऐसे क्वेश्चंस तो आपको देख के सॉल्व हो जाने चाहिए, जिस लेवल पे आपने लीनियर अलजेब्रा अपना डेवलप कर रखा है, देख के ऐसे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, चलो एक ये क्वेश्चन है, इसका इसको होमवर्क ले लो, इसका सभी लोग नीचे वीडियो के नीचे में कमेंट करके आंसर बता देना। ठीक है, तो ये कमेंट करके सभी को इस क्वेश्चन का आंसर बताना रहेगा। चलो अब अगला डिस्कशन स्टार्ट करते हैं डायगोनलाइजेशन का। ठीक है,
शुरू किया जाए डायगोनलाइजेशन। डायगोनलाइजेशन पे भी बड़े अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं एक्चुअली, अगर आप देखेंगे तो, और बड़े सिंपल भी होते हैं, बट इसका प्रोसेस आपको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसका प्रोसेस समझ जाएंगे तो डायगोनलाइजेशन भी समझने में आपको दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, देखिए ज़रा ध्यान से। मान लीजिए आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर। हमने ए और बी दो मैट्रिसेस ले ली ऑफ सेम ऑर्डर। फिर ये बोल रहा है लेट पी इज एन इनवर्टिबल, पी इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, पी इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, पी आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अगर सपोज हम ऐसा लिखते हैं दैट बी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, तो बोला जाता है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो बोला जाता है बी एंड ए आर सिमिलर मैट्रिक्स, बी एंड ए आर सिमिलर मैट्रिसेस। इसका मतलब क्या हो गया? सिमिलर मैट्रिसेस का मतलब हो गया कि इन दोनों की जो आइगन वैल्यूज आएंगे ना वो सेम रहेंगे। वो कैसे सेम रहेंगे थोड़ी देर में प्रूफ भी करते हैं, बट नाम आप याद रखिए, है ना। एक आधा ऑप्शन तो ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है, बी दिया रहेगा, पी इनवर्स ए पी दिया रहेगा, और आपसे पूछेगा कि क्या बी और ए सिमिलर मैट्रिसेस हैं या नहीं, है ना। तो सिमिलर का मतलब इक्वल नहीं बोल रहा है, सिमिलर का मतलब इन दोनों की आइगन वैल्यूज हमेशा सेम रहेंगी। ओके, तो ये वाली थ्योरी सबको क्लियर हुई? परफेक्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब डायगोनलाइजेशन प्रोसेस आपको समझाता हूँ, डायगोनलाइजेशन प्रोसेस होता कैसे। डायगोनलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो डायगोनलाइजेशन प्रोसेस जो होगा वो आपका कैसा होगा, देखिए। सबसे पहली चीज, सपोज आपको ए को डायगोनलाइज करना है ना, एक मैट्रिक्स है उसको आप डायगोनलाइज करना चाहते हो, तो लेट ए इज टू बी डायगोनलाइज्ड। आप यहाँ से डायगोनलाइजेशन करना चाहते हैं, तो सबसे पहला होता है स्टेप वन। स्टेप वन में फाइंड आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। इफ आइगन वेक्टर्स आर linearly dependent, then diagonalization is not possible। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर आइगन वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं या डिस्टिंक्ट आ रही हैं तब आपका डायगोनलाइजेशन पॉसिबल होता है, और अगर आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट नहीं आ रही हैं तो डायगोनलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता। ये स्टेटमेंट गलत है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये फाइंड आउट करना चाहिए कि जो आइगन वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। आइगन वैल्यूज हो सकता है डिस्टिंक्ट हो, आइगन वैल्यूज हो सकता है सिमिलर हो, एज लॉन्ग एज आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि जितने भी आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं इफ दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट तो डायगोनलाइजेशन प्रोसेस के लिए आप आगे बढ़ सकते हो। तो इफ आइगन वेक्टर्स आर linearly independent, ठीक है, then diagonalization process is possible। ठीक है, इतना नोट करो, फिर स्टेप टू पे चलते हैं। तो स्टेप वन में आपको इतनी चीज करनी, यानी कि आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना सिर्फ इसका एक स्टेप है, समझ रहे हो। तो सिर्फ इसका एक स्टेप है आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना और ये आइडेंटिफाई करना कि क्या वो सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे। आइगन वैल्यू मैंने कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, तो अपनी तरफ से कोई कंक्लूजन आप लोग नहीं लेंगे, ठीक है। जितना लिखा हुआ है यहाँ पे उतनी ही चीज आप लोगों को यहाँ पे समझनी। करेक्ट,
चलो स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 2 में आपको फॉर्म करना होता है मॉडल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स आप लोग बनाते हो स्टेप 2 में? मॉडल मैट्रिक्स। क्या आपने कभी इसका नाम सुना हुआ मॉडल मैट्रिक्स का आज से पहले? बोलो। मॉडल मैट्रिक्स, उसको आप लोग बोलते हो पी। पी असल में आपका बनता है आइगन वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। ये आपका हो गया ई एन, वेयर ई इज रिप्रेजेंटिंग आइगन वेक्टर, ठीक है। तो आइगन वेक्टर्स को कॉलम में अरेंज करके आप लोग एक मॉडल मैट्रिक्स बना लो, ठीक है। स्टेप 3, इसके बाद आपका स्टेप 3 आ जाएगा, जहाँ पे आपका डायगोनलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप डायगोनलाइजेशन यहाँ से कंप्लीट करना चाहते हो तो ये लो, आप यहाँ से लिखो b इज इक्वल टू p इनवर्स ए पी, है ना। तो ये b जो होगा ना, ये अपने आप डायगोनलाइज हो जाएगा, ये आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स दिखेगी। दिस विल बी डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो P निकालने के बाद P इनवर्स भी निकालना पड़ेगा ऑब्वियसली। P इनवर्स AP निकालोगे, ये डायगोनल मैट्रिक्स आपको मिलेगी। एक यहाँ पे मैं आपको नोट बता देता हूँ, ऐसा हमने क्वेश्चन क्लास में किया भी हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग के DPP सेशंस में। बट चलो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आपको B की वैल्यू दिख रही है P इनवर्स AP, तो अगर देखो आप यहाँ से A निकालना चाहते हो तो यहाँ पर आप P मल्टीप्लाई करोगे प्री मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हो जाएगा P इनवर्स AP। P इनवर्स का मतलब I को A से मल्टीप्लाई करोगे तो A ही हो जाएगा, ठीक है। I इंटू A इज इक्वल टू A, करेक्ट, परफेक्ट। तो यहाँ से देखो आपको मिलेगा PB इज इक्वल टू AP। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड P इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, तो ये AP P इनवर्स, अगेन PP इनवर्स आई AI इंटू A हो जाएगा। तो आप लिख सकते थे PB P इनवर्स इक्वल टू A, ठीक है। तो ये उल्टा रिलेशन भी आपको स्टैब्लिश करना आना चाहिए, ठीक है, ये नोट। तो अगर P इनवर्स AP को आप B से रिलेट कर पा रहे हो तो आपको PB P इनवर्स को A से रिलेट करना भी आना चाहिए, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है, इसका नोट कर लिया पहले सभी लोगों ने? नोट करके डन करो, फिर इसका फायदा बताता हूँ। फायदा इसका एक्चुअली क्या होता है जब आप ऐसा रिलेशन लिखते हो तो। देखो इसका फायदा ये होता है कि जैसे आप बोल रहे हो कि भाई A इज इक्वल टू PB P इनवर्स मुझे दिख रहा है, तो अगर आप यहाँ पर A की पावर n करते हो ना, तो P तो ऐसे ही रहता है, B की पावर n हो जाता है, P इनवर्स हो जाता है। ये हम लोगों ने DPP सेशन में एक क्वेश्चन भी किया था, वहाँ पे प्रूफ भी किया था ना, 2x2 का एक मैट्रिक्स मान के, अगर आप लोगों को याद हो हल्का फुल्का तो यहाँ से फ़ायदा क्या होता है कि जैसे किसी क्वेश्चन में आपसे A की पावर 4 पूछा है तो आप निकाल सकते हो A की पावर 4 कितना हो जाएगा P, B की पावर 4 P इनवर्स, और B तो आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में 4 करने का मतलब क्या है, उसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सब के सीधे पावर 4 कर दो। तो अगर आपके पास P और P इनवर्स का डेटा है ना, तो किसी भी मैट्रिक्स की हायर पावर निकालना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। आया समझ में? ठीक है। तो अगर इस पूरे प्रोसेस को मैं एक बार समराइज करूं कि आपको अगर कोई मैट्रिक्स दिया जाए और बोला जाए कि भाई इसको डायगोनलाइज कर दो, तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, उस मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करना, जो कि आपको आता है। फिर आप ये टेस्ट करिए कि क्या ये सारे के सारे आइगन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। अगर वो सारे के सारे आइगन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो आप फिर वहाँ से ये आइडेंटिफाई करिए कि यार इन सारे के सारे आइगन वेक्टर्स को अगर मैं एक मैट्रिक्स में डाल के मैट्रिक्स P बना देता हूँ, तो जो आपका P इनवर्स ए पी हो जाएगा वो आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ गए ना? सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं। एक क्वेश्चन करेंगे तो वहां से थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलनी चाहिए। क्वेश्चन करें एक। आइए एक सवाल करते हैं, ठीक है। ये ले लीजिए, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 0, ठीक है।
चलो ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स ले लेते हैं और हमें क्या करना है, इसको डायगोनलाइज करना है। अब आप एक एक करके स्टेप्स मुझे बताते जाइए। इसको हमें डायगोनलाइज करना है, ठीक है। बताओ भाई साहब सभी लोग, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आप बोलोगे पहले इसका आइगन वेक्टर निकालिए। आइगन वेक्टर निकालने के लिए पहले इसकी वैल्यू आइगन वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 5 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 1,4। यही मिल रही क्या, चेक करना एक बार। परफेक्ट, आइगन वैल्यूज आपको मिल गई 1,4। आइए सॉल्व करते हैं। 1 माइनस लैम्डा माइनस 2, 0, 4 माइनस लैम्डा, यहाँ पर आपका हो गया एक्स वाई या x1 x2 आप लिख सकते थे, 0 0, ठीक है। चलिए एक बार इसकी जगह पर आप 1 पुट करिए। जब आप 1 पुट करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 0 माइनस 2 0 3। ये वैल्यू यहाँ से मिलेगी x y इज इक्वल टू 0 0, ठीक है। सॉल्व करने पे y की वैल्यू आपको यहाँ से 0 मिल रही होगी, तो x को आप कुछ मान लेंगे c1 और मान लेते हैं कि लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग जो हमको आइगन वेक्टर मिला ये हमको मिल रहा है 1 0। चलेगा, लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग है ना, ये लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग इस इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। चेक करते जाएंगे सभी लोग, हाँ ना हाँ ना में जवाब देते जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, लैम्डा इक्वल टू 4। लैम्डा इक्वल टू अगर हम लोग यहाँ से 4 ले लें तो लैम्डा इक्वल टू 4 लेने पे हमको क्या क्या वैल्यूज़ मिल जाएंगी, आइए चेक करते हैं। लैम्डा इक्वल टू 4 अगर आप यहाँ पर डालोगे तो ये आपको मिल जाएगा 3 माइनस 2 0 0, ये आपका x, ये आपका y इक्वल टू 0 0, ये मिलेगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। सपोज अगर मैं y को k मान लेता हूँ तो x मिल जाएगा मुझे -2/3 k, ऐसे ही मिलेगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन लैम्डा की जगह पे 4 माइनस 3 माइनस 2, ये -3 हो जाएगा ना। तो y इज इक्वल टू आप k मानोगे, ठीक है। हाँ ये -3x -2y कर लो। चलो मैं x को k मान लेता हूँ तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। x को मैंने k मान लिया तो जो मेरा y हो जाएगा दिस विल बी -3/2k। तो यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग जो हमको आइगन वेक्टर दिख रहा है x2, वो हमको दिखना चाहिए 1 माइनस 1.5। ओके, ठीक है, चेक करेंगे सभी लोग और बताएंगे। तो 1 माइनस 1.5 आपको x2 मिल गया, ठीक है। मॉडल मैट्रिक्स बनाया जाए यहाँ से। चलो मॉडल मैट्रिक्स यहाँ से हम लोग बनाते हैं। मॉडल मैट्रिक्स जो आपका यहाँ पर बनेगा वो देखो क्या क्या रहेगा। मॉडल मैट्रिक्स में एक तरफ तो आप 1 0 डाल दीजिए, हमने 1 0 डाल दिया, और एक तरफ 1 माइनस 1.5 डाल दिया। इसका ज़रा एक बार इन्वर्स कैलकुलेट करके देखना, इसका इन्वर्स आप लोगों को कितना दिख रहा है। इन्वर्स के लिए सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट इज -1/1.5, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -1/1.5। इनको आप स्विच कर लेंगे, ठीक है, -1 0, ये आपको पी इन्वर्स मिल रहा होगा, ठीक है। चलो अब अगर पी इन्वर्स मिल गया है तो अब एक फाइनल कैलकुलेशन आप सभी लोग करके बताओ। ये कैलकुलेशन आप लोग खुद से करके बताइए कि आपको ये बी वाली मैट्रिक्स क्या मिल रही है, पी इन्वर्स ए पी, ठीक है। यहाँ से देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट सामने आएगा, 1/-1.5। कैलकुलेशन आई होप सारी की सारी सही है। तो ये -1/1.5 हो गया, ये -1 हो गया, ये 0, ये 1 हो गया। मैट्रिक्स जो आपका था 1 -2 1 -2 0 4 0 4, और यहाँ से p वाला डेटा वापस से रख देते हैं 1 1 0 1.5 है ना। फटाफट सारा मल्टीप्लाई करो, ये -1/1.5 को तो बाहर रहने दो, बाकी सारा कैलकुलेट करके बताओ क्या क्या आ रहा है। निकालिए सभी लोग।
एक तो सीधा आना चाहिए -1.5 डायगोनल में, और दूसरा आपका डायगोनल में आना चाहिए -8/3 माइनस का। चेक करो, एक आना चाहिए -1.5 यहाँ पर, ये ज़ीरो, और एक आना चाहिए -8/3। आ रहा है? चलो, अब -1.5 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा वो मिलेगा 1 0 0 4। चेक करके बताइए। मिल रहा है? देखो हो गया ना डायगोनलाइज। बी जो है वो पी इनवर्स एपी को जो आपने लिखा, तो ये डायगोनलाइज होके आपको मिल गया 1 0 0 4। ठीक है, परफेक्ट। तो ये कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना। तो बताओ क्या प्रोसेस क्लियर हुआ? अच्छा, क्या ये चीज़ में ये टेस्ट करने की ज़रूरत थी कि ये जो x1 है और ये x2 है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है? वो तो होंगे ना, वो तो आपने यहीं से देख के पता कर दिया कि भाई अगर ये आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट आ रहे हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। बट ये टेस्ट जरूर करना। डायगोनलाइजेशन प्रोसेस तभी आपका वैलिड होता है जब आपके जो वेक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। आगे ना सबको बात समझ में? ठीक है, तो ये प्रोसेस मेरे ख्याल से पूरा क्रिस्टल क्लियर है। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ प्रॉपर्टीज मैं बता देता हूँ डायगोनलाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, डिस्कस कर लें कुछ प्रॉपर्टीज। परफेक्ट, आइए कुछ इंपॉर्टेंट आपको प्रॉपर्टीज बता देता हूँ जो कि आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। प्रॉपर्टीज, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी डायगोनलाइजेशन से रिलेटेड ये होती है कि आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड पी इनवर्स एपी इज सेम। ये अभी अभी आपने टेस्ट करके भी देखा, बाकी मैं इसका आपको थ्योरेटिकल प्रूफ भी समझा देता हूँ। ठीक है, चेक करके देखो। ए की आइगन वैल्यूज क्या क्या थी? 1 और 4। इसकी आइगन वैल्यूज बताओ, 1 और 4। डायगोनल मैट्रिक्स है ना, तो जो आपका ए मैट्रिक्स होता है और जो पी इनवर्स एपी मैट्रिक्स होता है उनकी आइगन वैल्यूज हमेशा आपस में कैसी होती है? सेम होती है। आइए इसका मैं आपको एक दूसरा प्रूफ भी दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा और आइडिया वहाँ से लगेगा। जैसे मान लो अगर मुझे ए की आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करता हूँ? ए की अगर मुझे आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है तो मैं यही तो डिटरमिनेंट सॉल्व करता, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। ठीक है ना। चलो बी वाले मैट्रिक्स क्या, ये मैं बात करता हूँ। बी वाले मैट्रिक्स की अगर आप बात करो, मैं ए को ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, नॉर्मल सिंबल से यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, अगर हम बी वाले मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं विच इज़ पी इनवर्स ए पी, है ना। अगर मान लो मुझे इसकी आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आप बोलोगे बी माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, है ना। ऐसे तो आप सॉल्व करेंगे, बी माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं बी की वैल्यूज पुट कर देता हूँ, पी इनवर्स ए पी माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करना, लैम्डा तो कोई स्केलर वैल्यू है, मैं आई को अगर ऐसा लिखूँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम? पी इनवर्स लैम्डा आई पी, लैम्डा आई को अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो बताओ, लैम्डा आई अपने आप में क्या है? एक वेक्टर ही तो है। तो मैं पी इनवर्स और पी इनवर्स अगर इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो लैम्डा को आप हटा दीजिए यहाँ से। लैम्डा को हटाने के बाद आप आई वाला जो यहाँ पर वेक्टर देख रहे हो, पी इनवर्स इंटू आई, वापस से क्या हो जाएगा? पी इनवर्स। पी इनवर्स इंटू पी करोगे तो ये वापस से आपको पी मिल जाएगा। चेक करो, समझ रहे हो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? तो जो यहाँ पर आप ऐसे भी देख सकते थे, चलो अगर ऐसे आप नहीं समझ पा रहे हो ना, मैं ऐसे समझा देता हूँ। आप ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा पी इनवर्स इंटू पी, ऐसा तो हर कोई लिख सकता है। आई वाले मैट्रिक्स को आप पी इनवर्स इंटू पी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर इसके बीच में आप एक आई मल्टीप्लाई कर दो तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पी इनवर्स में आई मल्टीप्लाई करोगे, पी इनवर्स ही मिल जाएगा। अब ये लैम्डा आपका स्केलर है, मैं कह रहा हूँ कि ये स्केलर को आप ये बीच में इसके साथ डाल दो, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना।
लैम्डा तो कहीं पे भी जाके सेट हो सकता है, करेक्ट। तो आइए इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा पी इनवर्स ए पी माइनस पी इनवर्स लैम्डा आई इंटू पी, इसका डिटर्मिनेंट है ना। इसमें से देखो कॉमन आप सभी लोगों को क्या दिख रहा है, जो कॉमन दिख रहा है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। पहले इतना नोट कर लो, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इतना नोट करिए, ठीक है। तो इनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना यार, इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस नीडेड होती है। कर लिया नोट सभी ने? ठीक है, डन है। चलो अब क्या करते हैं, अब जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना ये पी इनवर्स ए पी, इसमें से ना कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। माइनस पी इनवर्स लैम्डा आई पी, ऐसे कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये बताओ, अगर मैं अंदर ही अंदर पी इनवर्स कॉमन ले लूँ, इसमें से पी इनवर्स कॉमन ले लूँ, तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, ए माइनस लैम्डा आई इंटू पी, ऐसा लिख सकते हैं। पी इनवर्स इधर से कॉमन ले लिया और बचा हुआ पी उधर एडजस्ट कर दिया। आप सभी लोगों को मैंने ये बताया था डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के दौरान, ए बी सी, इसका डिटरमिनेंट क्या लिख सकते थे आप, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ सी। सेम चीज़ यहाँ पर लगाते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ पी इनवर्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, डिटरमिनेंट ऑफ पी। देखो क्या डिटरमिनेंट ऑफ पी इनवर्स और पी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, देखो ये और ये 1 का रिलेशन होता है। तो इवेंचुअली आप ये इस्टेब्लिश कर पा रहे हो कि जो b माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट है इट इज़ एज गुड एज a माइनस लैम्डा आई। तो दोनों के डिटर्मिनेंट तो बराबर, सॉरी दोनों के आइगन वैल्यूज तो बराबर रहेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको लॉजिकली भी प्रूफ करके दे दिया, क्लियर है। ये प्रूफ की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, क्योंकि ऐसे प्रूफ वाले बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे आते हैं। ओके, तो अब आप मुझे बताइए सोच समझ के सिंपल सी बात, कि अगर ए के और पी इनवर्स ए पी के आइगन वैल्यूज सेम है तो क्या इनके आइगन वेक्टर्स भी सेम होंगे, बोलो हाँ या ना। अगर इनके आइगन वैल्यूज सेम है तो क्या इनके आइगन वेक्टर्स भी सेम होंगे। हमेशा ऐसा होगा, किसी भी दो मैट्रिक्स के अगर आइगन वैल्यूज सेम है तो उनके आइगन वेक्टर्स भी सेम होंगे। ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है आज से पहले, ऐसा कुछ आपने कभी पढ़ा हुआ है कि अगर दो मैट्रिसेस के आइगन वैल्यूज सेम है तो उनके आइगन वेक्टर्स भी सेम हो जाएंगे। ऐसा नहीं कह सकते यार, ऐसा कैसे कह दोगे। चलो देखो, अब बात करते हैं आइगन वेक्टर्स की। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी में बोला जा रहा है आइगन वेक्टर्स ऑफ ए एंड पी इनवर्स ए पी इज नॉट सेम, ठीक है। चलो इसके मैं आपको सफिशिएंट प्रूफ्स भी दे देता हूँ। लेट आइगन वेक्टर ऑफ ए इज एक्स, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ कि आइगन वेक्टर ए का कितना है, एक्स, तो इसका मतलब ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स होना चाहिए। सही बात है, बोलिए अगर ए का आइगन वेक्टर एक्स है तो हमेशा इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, बी का आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना चाहता हूँ। लेट आइगन वेक्टर ऑफ बी इज वाई, तो यहां से क्या होगा, बी वाई इज इक्वल टू लैम्डा वाई। लैम्डा तो सेम रहेगा दोनों में ना, चाहे आप ए लिखो या बी लिखो, बी का मतलब पी इनवर्स ए पी, तो लैम्डा तो दोनों का सेम रहेगा। अब जरा यहाँ पर देखिए सभी लोग, ये पहले नोट कर लो, फिर इसके आगे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इतना नोट कर लीजिए। हाँ मतलब जनरली आप ये बोल सकते हो कि वो सेम नहीं रहेंगे, फिर मैं आपको एक प्रूफ बताता हूँ, उसको आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स यहाँ पर मेंशन किया है, और आइगन वेक्टर वेक्टर अगर बी का होगा तो आप उसको ऐसा लिख सकते थे, बी वाई इज इक्वल टू लैम्डा वाई, है ना।
ठीक है। ओके, चलो अब यहाँ पर देखिए बी वाई को आइए सॉल्व कर लेते हैं। बी की जगह पर आप लिख दो पी इनवर्स ए पी इंटू वाई इज इक्वल टू लैम्डा वाई, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ मुझे बताइए, अगर मैं दोनों साइड p से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा पी पी इनवर्स ए पी वाई, और ये हो जाएगा आपका लैम्डा तो स्केलर है पी वाई। ठीक है, पी पी इनवर्स जो आपका ये अगेन आइडेंटिटी हो जाएगा ए से मल्टीप्लाई होके, तो ये बचेगा ए पी वाई इज इक्वल टू लैम्डा पी वाई। अब यहाँ से कंपेयर करके देखो ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है ए पी वाई इज इक्वल टू पी वाई, यानी क्या एक्स की वैल्यू आप पी वाई लिख सकते थे, है ना, बराबर दिख रहा है आपको एक्स की वैल्यू पी वाई, यानी कि क्या यहाँ से y की वैल्यू आप सभी लोग p इनवर्स x लिख सकते थे, बिल्कुल। तो ये हो गया आपका रिलेशनशिप, यानी कि आप बोल सकते थे कि अगर आइगन वेक्टर ऑफ ए x है तो b का जो आइगन वेक्टर आएगा इट विल बी p इनवर्स x। चेक कर लो। समझ आई बात मेरी? बहुत सिंपल सा रिलेशन होता है। आपने बोला कि भाई आइगन वेक्टर ए का हम एक्स मान के चलते हैं, चलिए ठीक है, बी का आप बोल रहे हो वाई मान के चलते हैं, लैम्डा सेम रहेगा, ये पक्की बात है, क्योंकि ए और बी का आइगन वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, ए का जो आइगन वैल्यू होगा वही पी इनवर्स ए पी का होगा, तो इस वजह से लैम्डा हमने डिस्टर्ब नहीं करा, लैम्डा हमने एज इट इज यहाँ पर रखा। अब ये जो बी की वैल्यू थी ये आपने यहाँ पर पुट कर दी पी इनवर्स ए पी लैम्डा वाई, इधर मैंने पी से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी पी से, लैम्डा तो स्केलर है तो यहाँ भी पी से मल्टीप्लाई कर दिया, पी पी इनवर्स आई हो जाएगा, आई इंटू ए ही रहेगा, तो ए इंटू पे वाई इज इक्वल टू लैम्डा इंटू पी वाई, एक्स की वैल्यू पी वाई आ गई, वाई की वैल्यू पी इनवर्स एक्स आ गई, सिंपल। तो ये प्रॉपर्टी के तौर पे याद नहीं कर पाओगे, ये प्रूफ इसका हमेशा याद रखना कि अगर ए का वेक्टर एक्स है तो पी इनवर्स ए पी का आइगन वेक्टर आपका हमेशा कितना हो जाएगा, पी इनवर्स एक्स हो जाएगा। चलो इसका एक ऑपोजिट वर्जन आपको करवा देते हैं, इसका एक ऑपोजिट वर्जन आपको करवाते हैं। ठीक है, आइए जरा देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स आपका पी इनवर्स ए पी। अब इसी का ऑपोजिट वर्जन कर लेते हैं। तो यहाँ यहाँ पर देखो बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि b का आइगन वैल्यू x है, लेट आइगन वेक्टर ऑफ b इज x, देन आइगन वेक्टर ऑफ a इज, ये पूछा गया है। ठीक है, दोनों तरीके से पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर आइगन वेक्टर a का x है तो b का बताओ कितना हो जाएगा, या उल्टा भी पूछ सकता है कि अगर b का x है तो a का बताओ कितना हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? चलिए आइए सेम तरीके से इसको प्रूफ कर लेते हैं। अगर b का उसने दे रखा है तो बी एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स हो जाएगा, है ना। आइगन वेक्टर b का अगर आपको x पता है तो आइगन वेक्टर ऑफ a आपसे कैलकुलेट करने को पूछा गया, तो आपने यहाँ पे लिख दिया बी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, आपने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लेते हैं लेट आइगन वेक्टर ऑफ a इज y, सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूँ मैं, आइगन वेक्टर ऑफ a इज y। ठीक है, तो क्या रिलेशन आपको मिल जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू लैम्डा वाई। ठीक है, पहुंचो यहाँ तक, यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू लैम्डा वाई। अब ए की वैल्यू यहाँ से निकाल के बताइए आप सभी लोग, क्या ए की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी, पी बी पी इनवर्स मिल जाएगी। ठीक है, पुट कर दो यहाँ पर पी बी पी इनवर्स इंटू वाई इज इक्वल टू लैम्डा वाई। अब ये पी एक्स्ट्रा यहाँ पर दिख रहा है, इसको निपटाने के लिए दोनों साइड आप पी इनवर्स का सहारा लेंगे, पी इनवर्स इंटू पी बी पी इनवर्स, यहाँ पर आपको मिल जाएगा लैम्डा इंटू पी इनवर्स, है ना, ये मिल जाएगा लैम्डा इंटू पी इनवर्स वाई। ये पी इनवर्स पी आई हो जाएगा, बी से आप मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिल जाएगा पी इनवर्स वाई इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स पी इनवर्स वाई। एक बार दोनों का कंपैरिजन करके देखो, एक्स बताओ आपको कितना दिख रहा है यहाँ से, एक्स की वैल्यू यहाँ से आपको कितनी दिख जा रही है, एक्स आप सभी लोगों को यहाँ से दिख जा रहा है पी इनवर्स वाई। हमें क्या कैलकुलेट करना था, वाई
आंसर क्या आ जाता, पी एक्स। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली यार कभी आप याद नहीं कर पाओगे, बट हाँ इसका प्रूफ आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बहुत सिंपल प्रूफ है। अगर एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, और आपको एक क्वेश्चन में मैट्रिक्स दे रखा है पी इनवर्स ए पी, अब उसमें कुछ भी आपसे पूछ रहा है, आपके सामने सिंपल सा लॉजिक मैंने बताया। मान लीजिए आइगन वेक्टर बी का एक्स दे रखा है, तो आप बी एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स कर लेना। ए का पूछा गया है तो ए का आइगन वेक्टर आप वाई मान लेना, तो ए वाई इक्वल टू लैम्डा वाई आ जाएगा। बस इनके बीच में रिलेशन आप आपस में स्टैब्लिश करिए। नोट करो सभी लोग, कोई इसमें प्रॉब्लम है तो बताओ, फिर मैं आपसे एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता हूँ। ठीक है, जैसे नोट नोट हो जाएगा डन कर लेना, फिर मैं आपसे एक दो क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछता हूँ। ये सारी जो प्रैक्टिस चल रही है ना पिछले 4-5 मिनट से, इन सारी प्रैक्टिस को आप 4-4 5-5 बार करके देखना अपनी कॉपी पे, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। कर लिया सभी ने? चलो, अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, आप उन क्वेश्चंस का आंसर करिए फटाफट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन से आपका रिवाइज हो जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है आइगन वेक्टर ऑफ ए इज एक्स, देन आइगन वेक्टर ऑफ पी इनवर्स ए पी इज। ठीक है, चार ऑप्शंस दिए गए, फटाफट एक ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है, चार ऑप्शंस आपको दिए गए, इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ए बी सी डी। ठीक है, सेम डिफरेंट, ठीक है, पी एक्स पी इनवर्स एक्स। चलो एमएसक्यू है, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। पहली चीज, सेम पे टिक करोगे या नहीं, तो आप बोलोगे सर सेम तो नहीं हो सकता, होगा तो डिफरेंट ही। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, अब उसको आप सॉल्व करके देख के बताओ कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट होने चाहिए। सबका आंसर आना चाहिए भाई। बी एंड डी। ठीक है यार, देखो मेरे लिए तो अच्छा ही है ना, मैं तो सोच ही रहा हूँ अटेंडेंस कम हो जाए, और 5 से 7 वाला जो स्लॉट है उसमें मैं कुछ और करूँ। तो वैसे भी मॉड्यूल 2 तो आप ना ही मान के चलो ऑलमोस्ट, है ना, वो तो ना ही है भाई। इतना बोलने के बाद भी अगर अटेंडेंस नहीं है तो यार कोई लॉजिक नहीं है। चलो खैर, इस पे बताओ अब आइगन वेक्टर। सपोज मैं वही चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कि हम भूल गए कि ये सही होगा या फिर ये सही होगा, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे दिमाग में देखो क्लियर कट अप्रोच होनी चाहिए कि अच्छा ठीक है, ये ए एक्स को मान लेते हैं हम लैम्डा एक्स, ये हमारे सामने एक इक्वेशन पड़ी हुई है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमने सेकेंड स्टेप में बोला कि चलो कोई बात नहीं, इसको हम मान लेते हैं पी इनवर्स ए पी मान लेते हैं, और इसी काम से पूछा गया है, तो हमने बोला कि इसको बी वाई इक्वल टू लैम्डा वाई मान लेते हैं, क्योंकि लैम्डा तो दोनों का हमेशा सेम ही रहेगा। चलिए अब मैं यहाँ पर बी की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर रखा पी इनवर्स ए पी, ये हो गया वाई, और यहाँ पर भी हमने रख दिया लैम्डा इंटू वाई, है ना, ऐसा हमने पुट कर दिया लैम्डा इंटू वाई। अब देखो इधर वाला जो पी इनवर्स है यही तो हमें तंग कर रहा है, इसको निपटा दो। पी इनवर्स को निपटाने के लिए आप ऐसा सोचो कि आप पी को इधर लेके जा रहे हो, या दोनों साइड पी से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से देखो आपको मिलेगा ए पी वाई लैम्डा पी वाई। अब आप कंपैरिजन कर लो, एक्स की वैल्यू यहाँ से आप सभी लोगों को कितनी मिल जाएगी, पी वाई के बराबर, तो वाई की वैल्यू यहाँ से आपको कितनी मिल जाएगी, पी इनवर्स एक्स। समझ गए ना? तो ये रटना बड़ा मुश्किल है, भूल जाओगे कहीं ना कहीं कंफ्यूज जाओगे, बट एज लॉन्ग एज प्रोसेस अगर आपको क्लियर है तो ये 2 लाइन का प्रोसेस आपके सामने रखा हुआ है, दिख रहा है सभी को, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, बी वाई इक्वल टू लैम्डा वाई। कुछ भी नहीं करना है, इसको उठा के यहाँ पे डालो, वाई पूछा था कैलकुलेट करके निकाल दो। बताइए जरा, है ना? ठीक है, एक क्वेश्चन और करोगे इसी टाइप का। देखो जितना करेंगे अच्छे से करेंगे, समझ गए? ऐसा नहीं होगा कि लीनियर जबरा कर रहे हैं तो आधा कराया आधा नहीं कर, जितना करेंगे अच्छे से करेंगे, जो नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, बात खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल, भाई आप ही लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर पढ़ाइए पढ़ाइए, हम पढ़ना चाहते हैं, हमारा तो आपके भरोसे है सब कुछ। सर हम कहाँ से पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। हमारा तो आपके भरोसे है सब कुछ। सर हम कहाँ से पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। हमारा तो आपके भरोसे है सब कुछ। सर हम कहाँ से पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स।
तो यार सिर्फ पढ़ाना थोड़ी होता है, आपको पढ़ना भी तो है। और अगर मैंने पहले फर्स्ट क्लास में बोला था कि अगर लोग नहीं आएंगे, अब आप 5 लोग आओगे किसी क्लास में, आप बोलोगे कि नहीं सर हम तो आते हैं, हम तो कंप्लीट करेंगे, तो भाई नहीं हो पाएगा। एक सर्टेन थ्रेशोल्ड होनी चाहिए क्लास में, तभी क्लास कंटिन्यू होगी। द आइगन वेक्टर ऑफ पी इनवर्स ए पी, और मैंने बोला मुझसे ज़्यादा बिजी नहीं हो गया आप लोग, अगर मैं आ सकता हूँ क्लास लेने के लिए डेली, तो आप भी आ सकते हो अटेंड करने के लिए, इस एक्स, ठीक है। देन आइगन वेक्टर ऑफ ए इज, ठीक है। काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं ये दोनों, ठीक है। बहुत बार डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे आ चुके हैं। जनरली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप आईआईटी जैम में ज़्यादा देखोगे, ठीक है। गेट में भी अभी हाल फिलहाल में ट्रेंड स्टार्ट हो गया, बट आईआईटी जैम में ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पॉपुलर हैं। ये हो गया सेम और ये हो गया डिफरेंट, ठीक है। तो ये सेम ये डिफरेंट, और फिर उसके बाद वही पी एक्स पी इनवर्स एक्स। चलो सॉल्व करो, बताओ। लॉजिक से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। लॉजिक से सॉल्व करने की कोशिश करना, रादर देन कि आप ऐसे इसको सॉल्व कर रहे हो कि रट के जा रहे हो, रट नहीं पाओगे, समझ गए ना, भूल जाओगे। भाई अगर किसी दिन क्लास में 2 लोग आओगे और बोलोगे कि सर हम तो 2 लोग आ रहे हैं ना, हमारे लिए कंटिन्यू करिए, तो नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है। चलो फटाफट सॉल्व करो, आंसर बताओ। विच ऑप्शंस आर करेक्ट? बी एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट। आइए चेक करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज, सेम वाले ऑप्शन के तो हम कुछ कर नहीं सकते ना, डिफरेंट ही होगा। अब पी एक्स और पी इनवर्स एक्स की आइए बात करते हैं। फिर से वही चीज देखो, क्वेश्चन में बोला गया पी इनवर्स ए पी को एक्स बोला गया, तो मैं क्या करता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ यार थोड़ी देर के लिए, है ना। पी इनवर्स ए पी को मैं बी मान लेता हूँ। क्वेश्चन में मेंशन किया गया है बी एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, ठीक है, ये उसने मेंशन किया था। हमसे ए का पूछा था, तो ए का आइगन वेक्टर हम मान लेते हैं वाई, ए वाई इज इक्वल टू लैम्डा वाई। ए की वैल्यू यहाँ से निकाल के बताओ, ए की वैल्यू यहाँ से हर कोई कैलकुलेट कर सकता है। ए आपको मिल जाएगा पी बी पी इनवर्स, ठीक है। इसको कर लेते हैं पी बी पी इनवर्स वाई, और ये हो गया लैम्डा वाई। देखो प्रॉब्लम सारी की सारी प्रॉब्लम की जड़ कौन है, ये पी, पी को उधर लेके जाओ तो ये बचेगा बी, ये आपका हो जाएगा पी इनवर्स वाई, यहाँ से बचेगा लैम्डा, और इसको कर लेते हैं पी इनवर्स वाई। अगर आप कंपैरिजन करके देखोगे यहाँ से और यहाँ से, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी p इनवर्स y, बट x थोड़े ना पूछा था, y पूछा गया था, तो y को आप कर लीजिए px। बोलो हाँ या ना, सिंपल सा क्वेश्चन। तो आपका बी और सी ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए। कर लोगे अब इस टाइप के क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ना बस इसके साथ थोड़ा खेलना आना चाहिए। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस घर पे नहीं कर रखी है, तो अचानक से अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या अचानक से आपको ये क्वेश्चन दिखेगा ना, तो आपके दिमाग में कुछ भी स्ट्राइक नहीं करेगा क्या करना है। बट अगर आपने ऐसे मॉडल का डेरिवेशन कर रखा है, ये क्वेश्चंस लगा रखे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में क्या क्या हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया, अभी 2 टॉपिक और बचे हैं, उसको भी कंप्लीट करते हैं। पहले तो हम लोगों ने जो अपने वेक्टर स्पेस वाले बेसिक क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद मैंने आपको डायगोनलाइजेशन प्रोसेस के बारे में ठीक ठाक तरीके से हिंट दे दिया। याद रखिएगा बहुत सारी जगह पे ऐसा बोला जाता है या बताया जाता है कि डायगोनलाइजेशन प्रोसेस इज वैलिड ओनली व्हेन आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट। ये स्टेटमेंट गलत है। डायगोनलाइजेशन प्रोसेस इज वैलिड ओनली व्हेन आइगन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। हो सकता है आइगन वैल्यूज रिपीट हो रही हूँ, बावजूद उसके अगर आइगन वेक्टर्स आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रहे हैं ना, तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि उस केस में डायगोनलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा। तो एक छोटा सा पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना चाहिए, जो कई कई जगह पे गलत बताया जाता है या गलत लिखा होता है, जो भी है, ठीक है। चलो अब एक दो छोटी मोटी चीज़ें जो यूज़ होती रहती हैं जनरली, हालांकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, बट चैप्टर खत्म होते होते मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसके बारे में भी, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं कोई वेक्टर लिखता हूँ, वेक्टर ए, ठीक है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इसकी ज़रा लेंथ कैलकुलेट करके बताइए, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, तो कोई मुझे बता सकता है कि वेक्टर की लेंथ का मतलब क्या होता है। वेक्टर को आप एक एरो से रिप्रेजेंट करोगे, और उसकी लेंथ अगर कोई कैलकुलेट करने को बोलता है, तो क्या हम सभी लोगों को बेसिकली उसके मैग्नीट्यूड के बारे में ही हमसे पूछा जा रहा है। बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सही बात है ना। परफेक्ट, इसका मॉड निकाल लोगे आपको इसकी लेंथ मिल जाएगी। चलिए सिमिलर तरीके से मुझे बताइए कि ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, अगर मान लीजिए कल को हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं एक मैट्रिक्स के फॉर्म में, है ना, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो आप बोलोगे इसका मतलब हमने इसको कॉलम में रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स वाई जेड, चलेगा। अब यहाँ पर अगर आप इसकी लेंथ कैलकुलेट करते हो ना,
तो लेंथ को पहली चीज़ तो, अच्छा अब तो ये मैट्रिक्स हो गया ना, अब ये मैट्रिक्स हो गया, मैं इसको ना एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये थोड़ा सा मैच करेगा अपना दोनों साइड में। आइए इसको वेक्टर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये हो गया एक्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। चलो अब इसकी लेंथ क्या है ये बात करते हैं, LENGTH, इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैट्रिक्स में जब भी आप लेंथ की बात करते हो ना तो ऐसे डबल बार लगा देते हैं यार, समझ गए ना, डबल बार ऐसा लगा देते हैं। यहाँ पर तो मैग्नीट्यूड का साइन है, मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर जो आप लेंथ की बात करते हो तो डबल बार लगा देते हो। डबल बार का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, समझ आया ना। तो कभी कभी ऐसे सिंबल्स अगर आपको दिखते हैं तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सिंबल का मतलब वही है, एक वेक्टर है, वेक्टर को आपको पता है कि भाई कॉलम मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कभी बोले इसका लेंथ निकालो तो वेक्टर की लेंथ के बारे में बात कर रहा है, वेक्टर का जो एरो है उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दूरी कितनी हो जाएगी, वो कितना लंबा वेक्टर होगा, बस वही कैलकुलेट करना है। तो मैट्रिक्स के केस में कभी कभी ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि यार ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो इस बात को आप लोग नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब जैसे रोटेशन की बात होती है, रोटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है और रोटेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो ये सारी बातें आपको मैं वेक्टर में बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा मैट्रिक्स का नॉलेज अपने पास रहेगा, वेक्टर में थोड़ा सा रोटेशन वगैरह की भी चर्चा हम लोग करेंगे। चलो अब कुछ और बातों की चर्चा कर लेते हैं, कुछ मैं आपको एडिशनल प्रॉपर्टीज ट्रेस की बता देता हूँ और हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन की बता देता हूँ, तो उसी के साथ साथ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। यहाँ तक एक बार बोलो, सभी को क्लैरिटी है, बोलिए ज़रा। कल हम लोग 2023 के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए लीनियर अलजेब्रा के, ठीक है, मेरे ख्याल से 15 क्वेश्चंस के आसपास शायद मैंने कलेक्ट करवाया होगा, तो वो 15 क्वेश्चंस हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं, ओके। आइए जरा ट्रेस की आपको कुछ मैं प्रॉपर्टीज सिखा देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी में बोला जा रहा है कि अगर आप दो मैट्रिसेस का सम करके ट्रेस निकालते हो या इनका अलग अलग ट्रेस निकालो, आंसर आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है। सेकंड, चाहे आप ए ट्रांसपोज का ट्रेस निकालो या ए का ट्रांसपोज या फिर ए का ट्रेस निकालो, आंसर आपको हमेशा सेम ही मिलेगा। थर्ड, अगर आप मान लीजिए किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हो जो कि n क्रॉस n का है, तो आंसर हमेशा n मिलेगा। फोर्थ, अगर आप किसी नल मैट्रिक्स का ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हो तो वो ट्रेस आपको हमेशा कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना, ए और बी को, और इनका ट्रेस आप कैलकुलेट करना चाहते हो, आपने सोचा ए और बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका जो ट्रेस आएगा भाई वो बी ए को मल्टीप्लाई जब आप करोगे ना उसके बराबर आएगा। तो चाहे आप ए बी को मल्टीप्लाई करो या बी ए को मल्टीप्लाई करो, ट्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा, ये जो प्रॉपर्टी पांचवी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस एक ही प्रॉपर्टी को मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, बाकी तो सब ऑब्वियस है, वो सबको पता होती है, ठीक है। बाकी तो सारी प्रॉपर्टीज बहुत ऑब्वियस है। एक प्रॉपर्टी कभी कभी इसमें और भी लिखी होती है, वो भी वैसे बहुत नेचुरल है, कि जैसे मान लीजिए ट्रेस ऑफ के ए, के कोई कांस्टेंट है तो के आप बाहर ले सकते हो, है ना। मैट्रिक्स के केस में तो आपको पता ही ना, अगर पूरे मैट्रिक्स में के से मल्टीप्लिकेशन कर रखा है तो पूरा के बाहर आ जाएगा। तो ये 6 प्रॉपर्टीज मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, ओके। तो ये 5 प्रॉपर्टीज ट्रेस की देख लीजिए, डन कर लीजिए सभी लोग। फिर उसके बाद आपको हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन की प्रॉपर्टीज मैं बता देता हूँ कि उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी चाहिए हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन में। उसी के साथ साथ अपना लीनियर अलजेब्रा यानी कि मॉड्यूल 1 फिनिश हो जाएगा। चलो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक इसमें आपको और बता देता हूँ मैं, इन दोनों की प्रॉपर्टीज है ना, बोला था बाद में देख लेंगे, उतनी ज़्यादा कोई क्वेश्चन आते नहीं इन प्रॉपर्टीज से, बट फिर भी आप लोग देख लीजिए। इधर हम कर लेते हैं हर्मिशियन और इधर कर लेते हैं क्यू हर्मिशियन, ठीक है। देखिए इसमें एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज देख लो, पहले हर्मिशियन की लिखवा देता हूँ।
इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना वो हमेशा रियल होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा रियल होते हैं। आपको पता है ना हर्मिशियन का मतलब क्या हो गया? मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूँ ब्रैकेट में। हर्मिशियन का मतलब हो गया ए ट्रांजुगेट इक्वल टू ए, ट्रांसपोज लेके कॉन्जुगेट आपको करना रहता है, और यहाँ पर आपका ए ट्रांजुगेट इक्वल टू माइनस ए ऐसा रहता है। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा रियल रहेंगे। यहाँ पर आपको कोई कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं दिखेगा। अदर देन डायगोनल जो होता है, अदर देन डायगोनल जो होता है ना, वहाँ पर हो सकता है कि रियल हो, इमेजिनरी हो या कॉम्प्लेक्स हो, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, इनमें से कुछ भी हो सकता है या इनके कॉम्बिनेशंस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, अच्छा इसकी आइगन वैल्यू के बारे में बता दो। आइगन वैल्यूज हमेशा क्या होती है? प्योरली रियल। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे हमेशा लाई करती हैं, तो आइगन वैल्यू आपकी होती है प्योरली रियल, प्योरली रियल। ठीक है, चलिए मान लीजिए अगर मैट्रिक्स ए आपका हर्मिशियन है, मैट्रिक्स ए अगर आपका हर्मिशियन है, ठीक है, और अगर आपने इसमें आई से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये स्क्यू हर्मिशियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हर्मिशियन और आपने इसमें आई से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये स्क्यू हर्मिशियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ए वाले मैट्रिक्स में आपने ए की पावर के कुछ भी कर दी तो ये हर्मिशियन ही रहेगा। ठीक है, ए स्क्वायर ए क्यूब कुछ भी आप कर लीजिए, ये आपका हर्मिशियन ही रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 में तीनों एक साथ याद कर लेना, तीनों एक साथ प्रॉपर्टी नंबर 3 में आप लोग याद करने की कोशिश करना। अगर कोई ए मैट्रिक्स हर्मिशियन है, आप इसमें आई से मल्टीप्लाई करोगे ये स्क्यू हर्मिशियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप इसका ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 करोगे ये हर्मिशियन ही रहेगा, कितनी भी पावर इसकी करनी है आप कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बारे में मैं लिखता हूँ, तब तक आप ये वाला देख लो। इसमें क्या होता है ना कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो या तो ज़ीरो होते हैं या तो प्योरली इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, या तो ज़ीरो या तो प्योरली इमेजिनरी। अदर देन डायगोनल्स, अदर देन डायगोनल जो होते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, वो कुछ भी हो सकते हैं। अदर्स जो होते हैं वो रियल भी हो सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और प्योरली इमेजिनरी भी हो सकते हैं। परफेक्ट, सेकेंड वाले पे बताओ क्या हो जाएगा आइगन वैल्यूज़ के बारे में। तो आप बोलोगे आइगन वैल्यूज इज प्योरली रियल, सॉरी प्योरली इमेजिनरी और ज़ीरो। तो ये प्योरली इमेजिनरी होगा या तो फिर ज़ीरो हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पर थोड़ा देखिएगा कि अगर ए आपका, अगर ए मैट्रिक्स आपका स्क्यू हर्मिशियन है, ठीक है, अगर ए आपका स्क्यू हर्मिशियन है तो जो आई ए होगा वो हर्मिशियन हो जाएगा। ठीक है, आई ए आपका हर्मिशियन हो जाएगा। एंड जब आप ए की पावर के करोगे तो ये के पे डिपेंड करेगा। के अगर आपका इवन है तो ये हर्मिशियन हो जाएगा, और के अगर आपका ऑड है तो ये स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा। तो काफ़ी हद तक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज से मिलता जुलता है। ठीक है, के अगर आपका ऑड है तो स्क्यू हर्मिशियन, और के अगर आपका इवन है तो हर्मिशियन। ठीक है, ये आपका इवन है तो हर्मिशियन। चलो, तो ये हो गई तीन प्रॉपर्टीज, बैक टू बैक कंपेयर कर लो। इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके अलावा और किसी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं। खासकर इस प्रॉपर्टी को आप ज़्यादा अच्छे से याद रखिएगा, ए और आई ए वाला। ठीक है, ये एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है कि ए अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आई ए के बारे में आप क्या कमेंट कर सकते हो एंड सो ऑन। ठीक है, एक नोट करके इसमें और लिखवा देता हूँ तो ये पूरा टॉपिक अपना फिनिश हो जाएगा। ठीक है, डन करिए सभी लोग जल्दी से, एक लास्ट नोट लिखते हैं इसमें। कर लिया? डन, एक लास्ट नोट करके लिख लो, लास्ट नोट। अगर एक कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स अगर आप ए ले लेते हैं, एनी मैट्रिक्स, ठीक है,
तो जो A प्लस A ट्रांजुगेट का नेचर होगा और जो A माइनस A ट्रांजुगेट का नेचर होगा, ये नेचर हमेशा कैसा होगा, हर्मिशियन, और ये नेचर कैसा हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशियन। ये नेचर होगा हर्मिशियन और ये नेचर आपका हो जाएगा क्यू हर्मिशियन। ठीक है, चलो इसी के साथ साथ आपका लीनियर अलजेब्रा खत्म होता है। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा में मैंने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश करी हुई है। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मॉड्यूल 1 बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको देखने को मिलेगा। इतना कहीं भी किसी भी पेड कोर्स में, मेरा पेड कोर्स छोड़ के किसी भी पेड कोर्स में आपको इसका 60% भी कंटेंट मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है ना। 60% भी आपको इतना कंटेंट नहीं मिलेगा जितना मैंने दे दिया। साथ के साथ जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, हर एक सेशंस के साथ साथ आप सभी लोगों के लिए प्रैक्टिस पेपर्स भी लगवाए स्पेशल क्लासेस में। ऑलमोस्ट सारे के सारे सेशंस के स्पेशल क्लासेस में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने किए। सुपर 30 मैंने टेस्ट सीरीज आप लोगों से प्रॉमिस करी थी, वो सुपर 30 टेस्ट भी मैंने आप सभी लोगों को कंडक्ट करके दिया है। तो मॉड्यूल 1 में मेरी जिम्मेदारी यहीं पर खत्म होती है। उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को ये बोला था कि गेट 2023 के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम लोग लाइव क्लास में करेंगे, वो भी मैं कल आप लोगों को करवा दूंगा। तो इसी के साथ साथ मॉड्यूल 1 मैंने फिनिश कर दिया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है आप इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करें और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करके इस टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग करें, बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर वो ट्रीटी हम लोग बना पाते हैं तो उसके आगे के सेशंस कंटिन्यूड रहेंगे एज यूजुअल, और अगर ट्रीटी नहीं बन पाती है तो मॉड्यूल 1 पे ही हमारी गाड़ी अटक सकती है। ठीक है, चलो फिर थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि अगर आप प्लस पे आना चाहते हो ना तो आप लोन लेके भी आ सकते हो। लोन आपका विद इन 2 आवर्स अप्रूव हो सकता है, 0 कॉस्ट EMI रहती है। अगर इसमें कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हो, मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन, और मुझे बहुत मज़ा आया मॉड्यूल 1 पढ़ा के, और आई होप आप लोगों ने भी इसको एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को यार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। एंड एट द सेम टाइम आप सभी लोगों को एक बार ये ज़रूर बता दीजिए कि हाँ, यहाँ पर ऐसा कोई कोर्स चल रहा है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।